यह है आज का सबसे बड़ा सवाल जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होंगे जनाब अंसार अब्बासी साहब, सीनियर कॉलम निगार हैं, दानिश्वर हैं, दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब मोहम्मद मालिक साहब, रेजिडेंट एडिटर दी न्यूज़ इस्लामाबाद के, लाहौर में मारूफ दानिश्वर स्कॉलर और कॉलम निगार जनाब हसन निसार साहब। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब से, कराची में उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम हामिद भाई। डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है, और आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो रिएक्शन आया है वो ये है कि ये बेहुदा इल्ज़ामात हैं, इसका हम जवाब देना पसंद नहीं करते। तो इस जवाब का आप क्या जवाब देंगे आप? मैं सिर्फ ये कहूँगा, खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत सवाल किया जा रहा है, जब से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है आपको पता ही होगा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे तबसरे आ रहे हैं। एक सवाल बहुत तवातर के साथ किया जा रहा है कि डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब सिंध के होम मिनिस्टर थे, अब सीनियर मिनिस्टर थे सिंध के, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास मौजूद थी ये पहले भी मौजूद थी। तो अगर आपको इतना दर्द था पाकिस्तान का, अगर आपको कराची के शहरियों से इतना प्यार था, तो आपने ये इंकिशाफात पहले क्यों नहीं किए? आप पहले क्यों चुप रहे, अब क्यों बोले आप? देखें, मैं एक सिस्टम में मिनिस्टर था जी। मैं सिर्फ अकेला मिनिस्टर नहीं था, विदाउट एनी बॉस और विदाउट माय सबऑर्डिनेट्स जी। मेरा काम था कि मैं ये सब चीजें एक्शन लेता और ये काम ना होने देता। वो मैं अपने जाती मफादात की खातिर, मुझे आप लालची समझें या मुझे डरपोक इंसान समझें, जो भी था, मैं उनको रोक नहीं सका। कुछ लोगों के हिदायत के मुताबिक, वो हिदायत कहाँ से मुझे मिलती थी? मुझे इंटीरियर फेडरल मिनिस्टर से मिलती थी, जो कि हर दफा दौड़े दौड़े इधर आ जाते थे, कभी किसी से जहाज मांग के, कभी टिकट लेके वो यहाँ पहले पहुंच जाते थे। कभी तो इत्तेफाक ऐसा होता था कि वो यहाँ मौजूद होते थे और किलिंग स्टार्ट हो जाती थी और वो उनका कैमरास के सामने ड्रामा शुरू हो जाता था। तो कहने का मकसद यह है कि मैं अपने बॉसेस को बताता रहा, रहमान मलिक को जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर की। ही वाज गो बिटवीन लाइक अ ब्रिज बिटवीन MQM एंड पीपल्स पार्टी। तो ये आके यहाँ हमें खामोश करा देते थे कि ये 1 महीना गुजार लो, 2 महीना गुजार लो, सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात हो गई है। और ये वो सारा दिन झूठ बोलते थे जब तक हमने डायग्नोसिस की कि ही इज अ हैबिचुअल कंपल्सिव 100% लायर, जब तक सर से पानी गुजर चुका था। अच्छा डॉक्टर साहब, अब रहमान मलिक साहब कराची पहुंचे, उनसे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रिएक्शन पूछा गया तो उन्होंने बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए, बड़े ही उन्होंने बुर्दबादी का मुजाहरा करते हुए कहा कि डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा मेरे छोटे भाई हैं, कभी कभी गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, आज कुछ ज़्यादा बोल गए, ये फैमिली की आपस की लड़ाई है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे भाई पे जो इतना बेगैरत हो, बेशर्म हो, जाहिल हो, झूठा हो, जो सिर्फ पलता हो मासूम बच्चों के खून पे, उन माओ की गोद खाली करने के उस पे वो थ्राइव करता हो, मासूम औरतों के सुहाग लुटा के ये जो है बड़ा बन के और अपनी एक यूटिलिटी क्रिएट करता था बिटवीन MQM एंड पीपल्स पार्टी। मैं लानत भेजता हूं ऐसे इंसान पे, बेगैरत इंसान पे, घटिया इंसान पे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तानी कौम एक दिन जागेगी और इसको जो है इसके कपड़े सड़क पे उतारेगी। डॉक्टर साहब जरा आप हमारे साथ लाइन पर रहिए, मैं चाहता हूं कि आप तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और फिर अभी जो आपने रिएक्शन दिया इस पे मुल्क के मारूफ दानिश्वर जनाब हसन निसार साहब से भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब। जी वालेकुम सलाम। हसन निसार साहब, आपने सुना जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ने MQM का जो रिएक्शन है उस पर भी रिएक्शन दे दिया है, और जो रहमान मलिक साहब ने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया उसका भी इन्होंने जवाब दिया है। तो इनके जो लहजे की गर्मी और सख्ती है, इससे आपको पाकिस्तान की सियासत में क्या होता हुआ नजर आ रहा है? मैं आपको एक बात अर्ज करूं हामिद मीर साहब के, इस तरह के लहजे में बात करने वाले लोग खोटे नहीं होते। बेसिकली मेरा अपना जो एक मिजाज है, तो मैं समझता हूं अपने दिल को, अपनी रूह को मैं जानता हूं। तो इस तरह जो फट पड़ते हैं ना, ये पॉलिटिशियन तो नहीं होते। एक बात तो तय है,
ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। उन्होंने खुद भी कहा है कि भी मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं ये माइक्रो लेवल के किसी सवाल पे भी गौर करने को तैयार नहीं हूं। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है जी, मुझे एक बताएं, ये जो आसिफ जरदारी साहब का एक अपना टाइप है, वो एक ट्राइबल टाइप है, वही टाइप है जुल्फकार मिर्जा साहब का, इसीलिए ये बचपन से दोस्त हैं। ये बचपन के दोस्त हैं, इनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, ये आज तक दोस्त हैं। इसका मतलब है कोई रिश्ता है ना। जी, इनकी पार्टी के भी वो बॉस हैं, मुल्क के भी वो सदर हैं, इनकी बेगम स्पीकर हैं। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताएं कि ये प्रेसिडेंट साहब की कंसेंट, अंडरस्टैंडिंग, अप्रूवल, इसको कोई भी लफ्ज इसके लिए आप इस्तेमाल करें कि बगैर ये हो नहीं सकता जो कुछ जुल्फकार मिर्जा साहब ने कहा है। मैं इसके सच और झूठ का नतारा करने वाला since I am nobody, ओके, I don't know। जो आपने मुझे सवाल किया, बड़ा इल्जाम आप पे लगा सकता हूं, आप मुझ पे लगा सकते हैं, फैसला को थर्ड पार्टी करेगी। आपने जो मुझे सवाल पूछा है डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। बहुत से लोग कह रहे हैं आपने जो कुछ भी कहा है सदर जरदारी साहब की खामोश तायद से कहा है। मैं जो कुरान पाक मैंने उठाया हुआ था प्रेस क्लब में जी, मैं उस कुरान पाक की कसम खा के कहता हूँ, मैं अपने प्यारे में प्यारी चीज की कसम खा के कहता हूँ, मैं शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खून की कसम खा के कहता हूँ, मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की खून की कसम खा के कहता हूँ, मैंने जो भी कहा है, जो भी मैंने किया है, ये मेरा जाती फैसला है, क्योंकि मैं सियासतदान हूँ, बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। मेरे अंदर में एक इंसान है और शायद वो इंसान को आज जागना था, वो जाग उठा है। और मैंने हकायक, मैं ये भी चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी अभी भी ये ख्वाहिश है कि खुदा का रसूल, खुदा का हबीब करेगा कि मैं आसिफ अली जरदारी और उसकी औलाद के पीछे जान दूंगा, मेरा खून भी इंशाअल्लाह उनके काम आएगा। जी डॉक्टर साहब, अंसार अब्बासी साहब यहाँ मौजूद हैं, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। अंसार अब्बासी, आपको क्या लग रहा है, जुल्फकार मिर्जा साहब सही हैं या रहमान मलिक साहब सही हैं? दोनों में से कौन सही है? देखें, जजमेंट तो खैर मैं देने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मलिक साहब के बारे में जिन्होंने एक बात कही ना कि वो गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो मलिक साहब के बारे में एक जनरल इंप्रेशन है। वैसे आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी कहा कि वो तो झूठों के आईजी हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो इनकी पोस्चरिंग थी आज जुल्फकार मिर्जा साहब की, और कुरान पाक को सर के ऊपर रख के, मेरा ख्याल अगर इन्हें झूठ ही बोलना होता तो कुरान पाक सर पे रखने की ज़रूरत नहीं थी इनको। और ज़ाहिर है इसके कंसिक्वेंसेस किसी भी मुसलमान को पता होंगे, वो बेशक किसी भी हद तक प्रैक्टिसिंग हो या ना हो। और देखें, मेरा ख्याल है कि जो मेरी जो अपना पर्सनल व्यू है कि जो जुल्फकार मिर्जा साहब का जो आज इन्होंने बयान किया ना वहाँ पे, ये बेसिकली उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। उनके सामने जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी मजबूरियाँ होंगी, हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फैक्ट्स ना बताए हों। फ़र्ज़ करें, हो सकता, जिस तरह लास्ट कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया कि पाकिस्तान पीस पार्टी के भी कुछ लोग किलिंग में इन्वॉल्व हैं, इसी तरीके से ANP के भी इन्वॉल्व होंगे। इन्होंने हो सकता है कि सिर्फ अभी जो मेन टारगेट किया वो MQM का टारगेट किया इन्होंने। लेकिन जो सबसे, जो मेरे लिए जो एक बड़ी जो फ़िक्र की बात है कि हम जो पहले कहते रहे, हम डिस्कस करते रहे, मलिक साहब ने भी लिखा, मैंने भी लिखा अब, कि क्या हमारा मुल्क इस वक्त महफूज हाथों में है कि नहीं। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका साजिश कर रहा है, पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, अब इंटीरियर मिनिस्टर कोई छोटा शख्स नहीं है, सबको पता है कि वो की अपॉइंटी हैं प्रेसिडेंट के, बहुत करीब हैं प्रेसिडेंट जरदारी के। तो क्या पाकिस्तान महफूज हाथों में है? इसको सिर्फ एक्यूजेशन और काउंटर एक्यूजेशन हमें नहीं लेना चाहिए, इसके कंसिक्वेंसेस देखने चाहिए। ये एक सवाल है डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब, ये बहुत अहम सवाल है। मैं माजूर चाहता हूँ, मैं आपसे काफ़ी टाइम ले रहा हूँ, लेकिन सवालात बड़े अहम है और आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। कि आप रहमान मलिक साहब को कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन उसे पाकिस्तान का वजीरे दाखिला बनाया है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, जिनके बारे में आप कहते हैं कि आप उनके लिए और उनकी औलाद के लिए आप अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो जिम्मेदार तो फिर आसिफ जरदारी साहब ना हुए? I am a blind follower. I have been blind follower all my life of आसिफ अली जरदारी। तो मैं, लेकिन
इंसान होता है वो आपने कंसेशन हर इंसान को देना है। गलतियां इंसानों से होती हैं, फरिश्तों से या खुदा खुद नौज़ुबिल्लाह हम लोग नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये एक नादानिस्ता तौर पे एक गलती प्रेसिडेंट साहब से हुई है कि उन्होंने ये ऐसा आदमी सिलेक्ट किया फॉर सच एन इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि गवर्नमेंट के आईज, ईयर्स एंड मसल होता है, इंटीरियर मिनिस्टर। तो जो मोस्ट रिलायबल आदमी, उसको ये मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की किस्मत शायद ऐसी खराब थी इस टाइम पे कि मोस्ट अनरिलायबल आदमी, जिसको शायद उसका बेटा और बीवी भी रिलाय उस पर न करती हो, उसको ये मिनिस्ट्री दे दी गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके बारे में आज ये भी एक सवाल उठाया गया है कि आप सिंध के होम मिनिस्टर थे, तो आपके पास जो JIT की रिपोर्ट्स हैं, SIU की रिपोर्ट्स हैं, दीगर जो आपके पास तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं, क्या वो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों और लीडरों के खिलाफ हैं? क्या उसमें अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के लोग शामिल नहीं हैं? क्या कराची में किलिंग जो है वो सिर्फ MQM कर रही है? क्या ANP और MQM का कोई कारकुन इसमें इन्वॉल्व नहीं है? पहली बात कि जो बिला वजह ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं, जस्टिफाइड नहीं है, ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से, ये ब्लेम करके कि उस वक्त डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने क्यों नहीं बोला। टारगेट किलर्स जितने मैंने पकड़े हैं हिस्ट्री में किसी ने नहीं पकड़े, उसमें मैक्सिमम नंबर जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का किलर्स का है। हम पकड़ते हैं, उन्हें प्रोसिक्यूट करते हैं, एविडेंस जो आती है वो लेते हैं, और फिर वो चालान करके कोर्ट में भेजते हैं और उनको जेल कस्टडी किया जाता है इंट्रोगेशंस कंप्लीट करने के बाद। ये सारा प्रोसेस हो चुका है, वो जेल्स में है। रिसेंटली आपको मालूम है कि कुछ कैदी शिफ्ट किए थे, उस पर बड़ा शोर मचा, और वो सारे 10 उसमें किलर्स थे जिनको डेथ सेंटेंसेस हुए हुए हैं, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं, और 10 उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के थे जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के थे। ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने अकल दी जिनको मैंने ट्रांसफर किया। पहले ये हर किलर के बाद ये कहते थे कि हमारा है नहीं, हम इनको डिसोन कर चुके हैं फला फला साल में। अपने झूठे खाते इन्होंने बनाए हुए थे, एक कागज लाके दिखा, देखो भाई ये कंप्यूटर प्रिंट आउट लाके दिखाते थे। हमने 2005 में ये बंदे निकाल दिए थे क्योंकि ये इनकी एक्टिविटीज ठीक नहीं थी। जो पकड़ा जाता था उसके बाद हमें ये एक फर्रा दे दिया जाता था। तो मैं समझता हूं कि ये सब ड्रामा करते थे, ये एक्सपोज हो चुके हैं। जब अब मैंने इनके मर्डरर्स और ये क्रिमिनल्स जो 20 ट्रांसफर किए, इनकी चीखें निकल गई। गवर्नर ने वापस ज्वाइन करने के बाद पहली रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर को और हायर अथॉरिटीज को ये की कि हमारे लोग डॉक्टर साहब ने ज्यादती की है, वो उनको मरवा देगा, वो उनको तकलीफ देगा, उनको वापस कराची ट्रांसफर करें, और वो सब कराची ट्रांसफर हो गए। अगर आप कुरान दे के चीफ मिनिस्टर से, होम सेक्रेटरी से और शायद होम मिनिस्टर से, जेल्स के मिनिस्टर से अगर पूछेंगे तो वो हकायक आपके सामने ले आएंगे। जी, मोहम्मद मालिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मालिक साहब, आपके ख्याल में ये जो आज सारा जो जुल्फिकार मिर्जा साहब ने एक सियासी धमाका किया है, इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ है या MQM को हुआ है? देखिए जी, दोनों को होगा इसमें, क्योंकि जाहिर है एक मिनट। लेकिन एक चीज़ मैं पहले डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक टिपिंग पॉइंट होता है कि वो क्या बात हुई है जिसने आज डॉक्टर साहब को टिप ओवर कर दिया है कि जो इस तरह वो फटे हैं। ज़रा ये बातें उन्होंने कहा है, प्रेसिडेंट के नोटिस में भी लाए हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने बताया क्या रहमान मलिक ने किया, क्या ये चीज़ें बिल्डअप हो रही थी। वो टिपिंग पॉइंट क्या था? व्हाट कॉज्ड हिम टू एक्सप्लोड टुडे? जी डॉक्टर साहब, वो कौन सा ऐसा नुक्ता था जहां आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया? देखें, हर चीज का एक थ्रेशोल्ड होता है। वो थ्रेशोल्ड शायद मैं रहमान मलिक के 2 एक्ट्स की वजह से, जो नए उनके एक्ट्स थे रिसेंट, उसकी वजह से मैं वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया। मैं भी इंसान हूं, बर्दाश्त की भी इंतहा होती है। मेरे पास ये सारे रिकॉर्डेड चीजें हैं, फैक्ट। मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। रहमान मलिक साहब ने प्लानिंग की MQM की रिक्वेस्ट पे, और जो रिसेंट चक्रा गोट वाले इंसिडेंट में जो पुलिस के मुकाबले में जख्मी इनका हुआ मधुरी और एंड कंपनी, उन 3 बंदों को ये जबरदस्ती झूठा एक केस इस्लामाबाद को शो करके इस्लामाबाद ले जाना चाहता है। शायद ले भी गया हो
और वहां से वो ड्रामे करके और उनको छोड़ दिया जाएगा इनकी एमकेएम के प्रेशर में। आप डॉक्टर साहब, कामरान माधुरी जो कि जख्मी हुआ चकरा गोट वाले वाकये में, आप ये कह रहे हैं रहमान मलिक उसे इस्लामाबाद लाके यहां से उसको छोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, उनको वो छोड़ना चाहते हैं। एक ये मेरा पॉइंट था, और दूसरी, आखिर कब तक मासूम खून बहता रहेगा? तो मैं समझता हूं कि इट्स हाई टाइम। और ये चीज, और जिस तरह का ढोंग रचाया हुआ है, झूठा सर्जिकल ऑपरेशन, ये सर्जन्स पता नहीं कहां से आते हैं, कसाई लोग जो सर्जिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, सारा ड्रामा हर जगह, पठान आबादियों में, बलोच आबादियों में, सिंधी आबादियों में, चाहे वो रेंजर्स गई हो, चाहे पुलिस गई हो, मुत्तहदा के वर्कर्स और कारकुन जो उनके क्रिमिनल्स, वो उनकी गाड़ियों में बैठ के गए और उन्होंने निशानदेहियां की हैं अपने मुखालफों की, और वहां रेड हुआ है। रेड करके वहां से चीजें रिकवर की गई हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब उनका कुछ भी नहीं वहां से मिला, अपने तरफ से वेपन्स डाल के और उनको केस में प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। सवाल करना चाह रहे हैं अंसार बादी साहब। जी मिर्जा साहब, मुझे सिर्फ ये जो आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आपने एमके और अल्ताफ हुसैन साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया कि आपकी उनसे मुलाकात हुई, और वो जो अमेरिका का प्लान है पाकिस्तान को डिवाइड करने का, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उसका हिस्सा है, तो इसके ऊपर क्या कोई ऐसा एविडेंस? बिकॉज अभी जाहिर है ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और अगर ये बात हकीकत है, ये तो बहुत संगीन किस्म की साजिश है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो अब आपसे सवाल भी होंगे, अब आपको जाहिर है पूछा भी जाएगा, और इसमें ये भी इनसे पूछ लें मिर्जा साहब कि आपके इससे पास आगे क्या बात हुई? और इन्होंने बात रोक दी थी ना, आगे क्या बात हुई? इस बात पे जब बात हुई, इस पे आगे क्या बात हुई? जी मिर्जा साहब, देखिए, अभी मेरा जवाब आप इत्मीनान से सुने। जी ठीक है, मैं वहां से आया, मेरा फर्ज ये बनता था कि ये चीज मैं अपनी लीडरशिप को, या जिनका जो परमानेंट स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, या हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं, मेरा इशारा फौज की तरफ है। फौज का सबसे इंपॉर्टेंट इदारा आईज एंड ईयर्स जो है वो ISI है। जनरल जहीर जो कराची कोर कमांडर है, he is my witness, he is a gentleman, he is Pakistani by an inch, he is an honest officer। वो इतनी उनमें अल्लाह ने हिम्मत दी है कि वो सच बोलेंगे। मैं उनके इस्लामाबाद गया, उनसे मैं मिला, उनको जाके मैंने ये फैक्ट सारे डिटेल में बताए कि अल्ताफ सिंह ने ये कहा है। उसके बाद मैंने अपने चीफ मिनिस्टर को भी बताया, मैंने रहमान मलिक को भी बताया, और अब तो मैं 2 दफा ISI चीफ जनरल पाशा को भी मैं ये कह चुका हूं कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। स्वात इररेलेवेंट कॉर्नर था पाकिस्तान का, रिमोट कॉर्नर, ज्यादा से ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस स्वात था टूरिज्म से। कराची को और स्वात को अगर आप कंपेयर करें, कराची इज हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बैकबोन पाकिस्तान की, पाकिस्तान को फीड करता है, पाकिस्तान को चलाता है कराची। कराची जैसे शहर में जहां समंदर भी है, आपकी एयर एक्टिविटी भी ज्यादा से ज्यादा कराची से होती है, वहां पे एक ऐसा फोर्स जो कंपैरेटिवली द मोस्ट डिसिप्लिन सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी है, एक्चुअली इट्स एन टेररिस्ट ग्रुप, वो कराची में बैठा है। जब चाहता है 15 मिनट में कराची को पैरालाइज कर देता है, आपके कंटेनर्स की मूवमेंट को बंद कर देता है। हर कंटेनर पे 5,000 रुपए हर कंटेनर के क्लियरेंस पे भत्ता लेता है। डेली उनका करोड़ रुपए से फ्लक्चुएट करता है। जब ज्यादा क्लियरेंस हो 2.5 करोड़ रुपए, जब कम क्लियरेंस हो तो मिनिमम करोड़ रुपए डेली उनको भत्ते में मिलते हैं। डॉक्टर साहब, लेट मी कंप्लीट। जी लेट मी, मेरा कहने का मकसद ये था, मैंने सबको ये बताया कि काइंडली प्रायोरिटी दें आप कराची को। कराची में एक आर्म्ड लाइक एनी अदर आर्मी, better armed than army, better disciplined than the army, और better trained एक कराची में फोर्स बैठा है, और दे आर वेटिंग फॉर देयर बायर।
दे आर मर्सनरीज अवेलेबल फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, चाहे वो इजराइल हो, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, जो भी उनका टैग रीड करके उनको वो प्राइस देगा, वो उनके लिए काम करेंगे। जिसका सबूत मैंने 2001 का अल्ताफ हुसैन का खुद का लेटर टू टोनी ब्लेयर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, उनका वो लेटर मैंने प्रोड्यूस किया है जो मेरी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है। अच्छा, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में कोई भी फोर्स, कोई भी मुल्क इनको ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आर्म्ड ग्रुप की तरह इनको इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। पाकिस्तान फौज से मेरी ये अपील है, बारहा उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की, जो गद्दार पैदा हुए उनकी सर को भी की। पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा इस वक्त टारगेट और फर्ज ये होना चाहिए कि वो जो आर्म्ड कराची में बैठे हैं, जिनके हजारों लोग आर्म्ड हैं, रॉकेट लॉन्चर्स की क्या जरूरत है कराची में, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की सिविलियंस के पास क्या जरूरत है, ठीक है, मोटर्स की सिविलियंस को तो क्या आप कह रहे हैं कि फौज ऑपरेशन करे कराची में? फौज जो भी करे ऑपरेशन व्हाई वी आर एलर्जिक टू ऑपरेशन, हम ऑपरेशन से क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? ठीक है, अब मुल्क की खातिर, मुल्क की बका की खातिर, मुल्क में रहने वाले लोगों की इज्जत आबरू की खातिर अगर हमें ऑपरेशन करना भी पड़े, मेरा ख्याल है कि जो ये स्लो डेथ हो रही है पाकिस्तान की, उससे बेहतर है कि एक दफा फैसला कर दिया जाए। ये हर महीने 100 बंदा 150 बंदा मर रहा है, ये अगर एक दफा में ही अगर 10,000 बंदा मार दिया जाए और हमेशा के लिए सुकून कर दिया जाए और लोगों की इज्जतें और आबरूएं महफूज हो जाए, माओ बहनों की जो इज्जतें हैं वो महफूज हो, गरीब लोगों के जो रोजी कमाने वाले जो है वो अगर हिफाजत में हो जाए, तो मैं समझता हूं कि सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। जी डॉक्टर साहब, जरा हसन निसार साहब इंटरनेट हमारे सीनियर साथी हैं बड़ी देर से। हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी लंबी सारी गुफ्तगू सुनी। आप क्या समझते हैं कि जुल्फकार मिर्जा साहब दो बातें मैं समझ गया हूँ, मैं मुझे दो बातों का जवाब ना आप ढूंढते रहे जी। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम की रिश्तेदारी मैंने नहीं कराई, ना आपने कराई है, ठीक है, दैट इज नंबर 1। ठीक है, इतना प्रोलॉन्ग्ड रिलेशनशिप ये मैंने नहीं कराया, ये पाकिस्तानी अवाम ने इस पे कोई रेफरेंडम नहीं किया, ठीक हो गई बात जी। दूसरी बात गौर करें, रहमान मलिक को वजीर दाखिला ना हसन निसार ने बनवाया, ना हामिद मीर ने जी, ना किसी और लल्लू पंजू ने। दोनों बातें समझ में आ गई जी। इसको कोई कंटेस्ट कर सकता है? नहीं जी, नहीं कर सकता ना जी। अब सुने एक और बात, बावकार मुहज्जब पढ़ी लिखी कौमों में एक बंदा गुजरा है, विली ब्रांट, अभी कल की बात है, जी जी बिल्कुल, चांसलर थे जर्मनी के, उनके एक वजीर का एक अहलकार सोवियत यूनियन का एजेंट निकला था, वो एक्सपोज हो गया, वो भाग गया। कैबिनेट की हुई मीटिंग, लोगों ने कहा इस्तीफा दे, कौन दे? वो वजीर जिसका वो 2 नंबर निकला था, अटेंडेंट या असिस्टेंट या जो कोई भी था जी, ठीक हो गई बात जी। वो वजीर उठा इस्तीफा देने, विली ब्रांट खुद उठे, उन्होंने उस वजीर के कंधे पे हाथ रख के उसे वापस बिठाया और अपना इस्तीफा बाहर निकाला। जी जुल्फकार मिर्जा साहब, जुल्फकार मिर्जा साहब, आपको याद होगा कि विली ब्रांट की चॉइस इतनी गलत थी जी, विली ब्रांट वजीर मेरी सिलेक्शन था जी। विली ब्रांट जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ उनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे और बेनजीर भुट्टो साहबा के भी वो बहुत करीब थे। डिफरेंट स्टोरी। मैं और बात कर रहा हूं जी कि अब ये एमक्यूएम के साथ इनका अगर आपने कोई जोड़ कराया हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है। रहमान मलिक अगर हमने बतौर गिफ्ट इनको पेश किया हो तो तब आप मुझे बताएं। इसके बाद क्या आसिफ अली जरदारी इस्तीफा देंगे? जी मिर्जा साहब, मैं अब मुझे बहुत कदर है, रिस्पेक्ट है हसन निसार साहब की, इनकी बातें खरी खरी होती हैं, ये दिल के साफ इंसान है और हमेशा इन्होंने इम्प्रेसिव बात की है और दिल की बात की है, बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी लालच के। मुझे सिर्फ ये कहना है
कि मैं हसन निसार साहब के पास आके मैंने शिकायत नहीं की, मैंने हामिद मीर के पास आके दरवाजा नहीं खटकाया कि मेरी मदद करो, मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है जी। मैंने अब्बासी साहब के पास में नहीं आया। मैंने ऐसी सियासत को आज खैरबाद कहा, पर ये सियासत है और सियासत इसलिए हम कर रहे हैं, और हम अगर रायगा जो खून, ये बेगुना मजलूमों का खून बह रहा है, ये हम नहीं रोक सकते, तो ये सियासत करने वालों को मुबारक हो। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने आज सिर्फ मिनिस्ट्री से, सिर्फ अपने सीनियर मिनिस्टर के ओहदे से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से और मेंबरशिप प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर की हैसियत से और मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत से 4 ये इस्तीफे मैंने आज दिए। साथ साथ मैंने हमेशा के लिए इस सियासत को खैरबाद कहा है। मैंने अपनी जिंदगी, मैंने अपनी फैमिली को बताया, कल मैं अपने वालिद के पास गया, मैं उनको बताया, मैंने अपनी हुज्जतें सब किससे पूरी की जो मेरे पे डिपेंडेंट हैं या जिन पे मैं डिपेंडेंट रहा हूं, कि मैंने अपनी जिंदगी अब वक्फ कर दी है सिर्फ एक कॉज के लिए कि कराची में और सिंध में रायगा खून आइंदा मैं बहने नहीं दूंगा। उसमें बेशक मेरा खून सारा बह जाए, मेरे पास जो भी दुनियावी चीजें हैं वो तब खत्म हो जाए, लेकिन मैं न चुप करके बैठूंगा। मैं वर्बली, ओरली हर चीज कहता रहूंगा। जरूरत पड़ी तो आई विल फिजिकली फाइट फॉर द राइट्स ऑफ मजलूम पीपल ऑफ पाकिस्तान, सिंध एंड कराची। जी हसन निसार साहब, अब रहमान मलिक साहब जो हैं उन पे बहुत इन्होंने सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं। वो माजी में बात पे वो कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं, लेकिन जुल्फकार मिर्जा साहब के मामले में वो खामोश हैं। वो कहते हैं फैमिली की लड़ाई है। आप क्या कहते हैं इस पे? जी इस पे आप क्या कहेंगे मालिक साहब? हमें देखें, अब ये बात इस बात से बहुत आगे चली गई है कि जी ये मेरा भाई है और MQM के कि जी हम इसको beneath आसम। अब बड़े स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगे हैं जो बड़े सीरियस इल्ज़ाम हैं। आर्टिकल 6 लगता है, और मुल्क के खिलाफ साजिश से लेके मुजरमों को, कातलों को, जिन्होंने पुलिस के लोगों को शहीद किया, दूसरे लोग जो बचा रहे हैं, इसमें गवर्नर पे इल्ज़ाम है, इस पे इंटीरियर मिनिस्टर पे इल्ज़ाम है, इस पे एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह पे इल्ज़ाम है। ये मामूली बातें अब नहीं हैं और ये एक डिबेट एक नए सिरे से आएगी कि कराची में कौन ऑपरेशन लीड करे, कौन ऑपरेशन लीड करे, आर्मी लीड करे, कौन लीड करे। ये अब बहुत बड़े सवाल उठ गए हैं। और अगर अब इसको किसी ने, देखें मजाक बन गया, अभी जो ये तमगे बांटे गए थे इसमें इन्हीं रहमान मलिक साहब को भी तमगा दिया गया था। अब एक अजीब डाकोटमी, इसी अजीब एक मजाक, बेहुदा मजाक बन गया कि एक सीनियर तरीन आदमी उठ के दूसरे सीनियर तरीन आदमी को कह रहा है कि झूठा है, ये गद्दार है, ये कातलों का साथी है, ये मुजरिम भगा रहा है। वही बंदे को आप भेज रहे हैं ऑपरेशन करने। सच झूठ, अब ये वक्त है जेन्युइन जवाब मिलने चाहिए। और अगर ये डेमोक्रेसी है तो रहमान मलिक साहब को चाहिए कि वो जवाब दें हमें। बिल्कुल, या वो देखें दोनों में से एक सच्चा है, या मिर्जा साहब सच्चे हैं या रहमान मलिक सच्चे हैं, ठीक है ना। जिस उन्होंने तो अपनी बात कर दी, अब या तो इंटीरियर मिनिस्टर जवाब दें, वो नहीं देता तो फिर या प्रेसिडेंट जरदारी साहब जवाब दें। somebody has to answer because ये जवाब खून में रंगे हुए सवाल हैं, ये आम जवाब नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है, देखें मैं शुरू में जो कह रहा था ना कि ये एक्यूजेशन और काउंटर एक्यूजेशन के ऊपर अब हमें नहीं जाना चाहिए। ये बहुत आगे, ये बड़ी सीरियस बात है। इसके ऊपर तो बड़ा सीरियसली हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। और ये बड़ी, और मैं तो ये कहूँगा कि इट इज़ अ सीरियस चार्जशीट इवन अगेंस्ट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, जिनको सब कुछ पता है। जिस तरह बता रहे थे मिर्जा साहब, इन्होंने सब कुछ प्रेसिडेंट साहब को भी बताया, तो क्यों उन्होंने कुछ कहा कि मैंने DGI को 2 दफा। अच्छा, इस पर मेरा सवाल है, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा मैंने DGI को बताया, अगर फौज को भी पता है। देखें, एक होती है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, डिस्क्रेशन। अगर फौज के लोगों को पता है और वो खामोशी है तो क्या है? क्या ये 3 साल के एक्सटेंशन के लिए खामोशी है? क्या 1 साल के एक्सटेंशन की खामोशी है? मुल्क पे बात करें, जब कोर कमांडर्स की बात होती है सारी फौज खड़ी हो जाती है। अगर मुल्क का कोई आगे बता रहा है तो कोर कमांडर भी खामोश हैं, वो जनाब DGI साहब भी खामोश हैं। इस मुल्क की कीमत क्या है मुझे बताएं
क्या इलेक्शन जीत ले, उसका जो मर्जी दिल करे इस मुल्क के साथ करे, अगर कोई एक्सटेंशन ले ले तो उसका मतलब है हर चीज सुन के छुप के बैठ जाए? ये जवाब दें, लोग मर रहे हैं, मुल्क तबाह हो रहा है। और एक सवाल मिर्जा साहब से मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो काइंडली हमें बता दें, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इतनी बात बताई कि उन्होंने कहा कि अमेरिकनों का ये प्लान है और हम उनके साथ हैं, उसके आगे कोई गुफ्तगू हुई होगी, वो बड़ी जरूरी गुफ्तगू। अच्छा, इसमें एक और बात है अंसार बादी साहब कि अब कुछ दिनों में एएनपी का भी एक इजलास होने वाला है, एएनपी भी फैसला करने वाली है। अगर एएनपी भी हुकूमत से निकल जाती है तो आप नहीं समझते कि फिर डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब का जो मौक़िफ़ है उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी और ऐसी सूरत में रहमान मलिक साहब को कोई ना कोई जवाब तो देना पड़ेगा? देखें, मैं फिर एक तो एएनपी के बारे में भी देखें, मेरे कोई अच्छे व्यूज़ नहीं रहे। फॉर द फर्स्ट टाइम उनको गवर्नमेंट मिली और उन्होंने भी ऐसी करप्शन की कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई मुल्क का इंटरेस्ट नहीं देखा, सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, जिस तरह मेजॉरिटी कोलिशन पार्टनर्स ने किया। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि अब्दुल रहमान मलिक साहब का जवाब देना कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि वो जो भी जवाब देंगे मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, बिकॉज मुझे पता है कि ही प्लेज विद द वर्ड्स, उनकी बात के ऊपर आप इतबार नहीं कर सकते। ये जो मिर्ज़ा साहब ने कुरान पाक सर पे रख के जो बातें कही हैं, देखें ये कोई आम सी बात नहीं है, ये बड़ी सीरियस बात है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बहुत डिटेल, मैं कहता हूँ कोई ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ना बना हो, इतना पावरफुल और बड़ा कमीशन हो, ताकि हम ये जिस किस्म का मैस ये इस वक्त बन गया ना, सिर्फ कराची की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात है। और जिस तरह मालिक ने कहा ना कि देखें ये तमाम स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान हमारे हाथों से जा रहा है और सब तमाशा देख रहे हैं, बेशक वो प्रेसिडेंट हों, बेशक वो आर्मी चीफ हों, बेशक वो ISI चीफ हों, बेशक वो अदर पॉलिटिकल प्लेयर्स जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हों। इस वक्त पाकिस्तान को बचाने की ज़रूरत है हमें, और इसका मतलब ये नहीं कि आप तो जो मिर्जा साहब कह रहे हैं कि कराची में एक ऑपरेशन करे आर्मी, आप उसकी सपोर्ट? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वहाँ पे न्यूट्रल, आप वहाँ पे एक कैपेबल न्यूट्रल पुलिस का ऑफिसर लेके जाएं। आप देखें माजी में मिलिट्री ऑपरेशन ने वहाँ काम नहीं किया, वहाँ पे अगर किसी ने इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल किया तो वो पुलिसिंग के थ्रू हुआ, लेकिन पॉलिटिकल विल के साथ। और प्रेसिडेंट जरदारी साहब के और अब्दुल रहमान मलिक साहब के होते हुए वो पॉलिटिकल विल हो नहीं सकती। हमें अच्छा, आपने एक सवाल आपने उठाया था डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब, एक मालिक साहब ने दूसरी दफा वो सवाल रिपीट किया है, बराए करम आप उसका अगर जवाब दे सकते हैं, छोटा सा जवाब दे दें, कि वो जो आपने कुरान सर पे उठा के अल्ताफ हुसैन साहब के साथ गुफ्तगू का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान तोड़ना चाहता है और हम अमेरिका के साथ हैं, तो उसकी मजीद डिटेल क्या है? अगर वो बात वाकई इतनी सच्ची है, उसकी कोई मजीद डिटेल है आपके पास? मेरी डिटेल जो है वो अल्ताफ साहब ही आपको बता सकते हैं कि अमेरिकन कौन एजेंट था जिसने आके उन्हें बताया, और ये अमेरिकन पे अब ओनस आता है क्योंकि अमेरिकन का नाम अल्ताफ ने लिया है। अल्ताफ से पूछे कि भाई तुमसे कौन मिल के आके तुमको बोल के गया है कि हम पाकिस्तान तोड़ रहे हैं? हम तो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल दोस्त रहे, मुश्किल टाइम में काम आते रहे, हम क्यों पाकिस्तान तोड़ेंगे? ये अब अमेरिकन को पूछना चाहिए अल्ताफ से। अच्छा, आज डॉक्टर साहब आपने बहुत सी डॉक्यूमेंट्स भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, उनमें से कुछ की कॉपी जो है वो हमारे तक भी पहुंच गई है। तो इसमें ये जो कुछ इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स जो हैं इनके ऊपर दस्तखत हैं मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों के, और इसमें वली खान बाबर वाली जो रिपोर्ट है वो भी हमारे पास मौजूद है। इस पर भी इसके आखिर में काफ़ी सारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनके दस्तखत हैं, और उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि वली खान बाबर को इन्हीं लोगों ने कत्ल किया। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अब आपने इस्तीफा देने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको तश्तज़बाम किया है, पब्लिक किया है इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी नहीं है? नहीं है, दिस इज पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी, क्योंकि ये केस चालान हो चुके हैं, ये के कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट्स चले गए हैं, ये इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द फाइल एंड फाइल इज विथ एवरीबडी बट मीडिया नहीं थी। अच्छा, मीडिया के पास नहीं थी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आज आपकी सुबह शाहिद सैयद साहब से भी बात हुई, तो आप क्या समझते हैं कि अगर एएनपी भी उसी रास्ते पे चल पड़ी जिस रास्ते पे आप चले हैं, तो फिर कराची में अमन कैसे कायम होगा? आपको क्या यकीन है कि जो आज आपने स्टेप लिया है, इस स्टेप से कराची को खाना जंगी नहीं, कराची को मजीद कत्लो गारत नहीं, बल्कि कराची को अमन मिलेगा? मैं आपको करेक्ट करता चलूं हामिद साहब कि मेरी शाहिद सैयद से कोई खास प्लान्ड मुलाकात मैंने जाके इस सिलसिले में नहीं की, ना उनने मैं से इस सिलसिले में की। उनका ऑलरेडी प्लान था, वो कुछ पख्तूनख्वा हमने ट्रक्स रिलीफ के भेजे थे जो वो बदीन में बांटना चाहते थे, तो उनका प्लान था सुबह वो आज टैक्सी से चले और वहां पहुंचे 10 साढ़े 10 बजे
बदीन में मेरे पास, और हम बैठ के बात, तो उस वक्त मेरी ये डेस्परेट कोशिश चल रही थी कि मैं सीएम साहब से बात करूं, रहमान मलिक साहब से बात करूं, और मैं मुख्तलिफ लोगों से बात करना चाह रहा था ताकि मैं अपनी एंग्जाइटी उनको बता सकूं और मैं अपना फैसला उनको बता सकूं। लेकिन कोई भी मैं अपने को अनलकी समझता हूं कि लाइन पे मुझे नहीं मिल सका फौरन। तो ये मेरी जो जुस्तजू थी या मेरी कंडीशन थी, मेरी एंग्जाइटी थी, वो ये एएनपी के 3 लोग वहां मौजूद बैठे थे। उस वक्त मैं फोन कॉल्स मिला रहा था और बातें कर रहा था, तो इन लोगों ने देखा और उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की और मुझे कहा कि छोड़ो, कुछ दिन इसको रहने दो। मैंने कहा मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये सियासत छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ कराची और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। आपने सियासत छोड़ दी, यानी कि अब आप पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे? पीपल्स पार्टी में मैं पैदा हुआ पॉलिटिकली, और आई वांट टू डाई इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, मैं उन लोगों में अपना नाम शुमार नहीं करना चाहता कि जो घाट घाट का पानी पीते हैं। मैं समझता हूं कि मैं सिंध धरती का गैरतमंद बेटा हूं और मैं वो प्रूफ करना चाहता हूं। एक सवाल करना चाह रहे हैं जी मालिक साहब जी। डॉक्टर साहब, 2 छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि जिस स्पीड से कायम अली शाह साहब ने आपका इस्तीफा कबूल किया है जी, इसको आप किस पैराए में देखते हैं कि क्या पार्टी बड़ी इज वेरी क्विकली अबैंडनिंग यू, एकदम अबैंडन कर रही है और आप में डिस्टेंस डाल रही है? और दूसरा, जब आपने ISI चीफ को और बाकियों को इतनी बड़ी बातें बताई तो उनका रिस्पांस क्या था? उनका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। मैं जब उनको ये चीजें बताता था, मैं बहुत उम्मीद मुझे हो जाती थी कि अब पाकिस्तान में कोई भी लाचार, कोई मजबूर आदमी जो है वो ब्लैकमेल नहीं होगा आइंदा, और वो इस अजाब से ये कौम निकल आएगी। लेकिन प्रायोरिटीज हैं, शायद प्रायोरिटी जो है वो ट्राइबल एरिया की ज्यादा थी, इसलिए मैं ब्लेम नहीं करता। जस्टिफाइड है इनका डिले, लेकिन सिर्फ अगर इसको सुन के और भूल दिया जाए तो वो कौम से ज्यादती है। मुझे उम्मीद है कि ये ज्यादती फौज और ISI कभी भी नहीं करेगी। और ये कायम अली शाह की जो इतना जल्दी एकदम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना था? देखें, हम एक बड़े डिफिकल्ट टाइम से सिंध गवर्नमेंट गुजर रही थी और है। MQM वाले मतलब है एक स्टेप उनका दरवाजे के अंदर है, एक बाहर है, बार्गेनिंग्स चल रही हैं। अब जो उन्होंने पोर्टफोलियोज 12 छोड़े थे उसमें 8 हम लोग अपने और दोस्तों को दे चुके हैं, 4 फंक्शनल को और 4 क्यू लीग को, चौधरी साहिबान को। तो अब थोड़ा सा हमें भी झिझक है कि हम उनसे कैसे वापस मांग लें, वो हमारे साथी हैं, तो वापस भी हम नहीं मांग सकते, हम अपनों को नाराज भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये एक सेक्रीफाइस करके और मैंने एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जो कि 4-5 मेंबर्स को खुश कर सकता है, अगर एक कंसोर्शियम बना के उनको वर्क्स एंड सर्विस दे दी जाए, तो वो मैंने ऑफर कर दिया, छोड़ दिया। एक फॉरेस्ट भी मेरे पास था, वो भी छोड़ दिया। 2 स्लॉट्स तो ये क्लियर कट खाली हो गए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बहुत बड़ी पोजीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं थैंकफुल हूँ। तो फिर आप तो बंदर बांट आसान कर गए उनकी। जी, मैंने मुश्किल पीपल्स पार्टी की आसान कर दी और रहमान मलिक की नौकरी और ज्यादा पक्की कर दी, क्योंकि जब ये मुश्किल आसान हो जाएगी तो उसकी नौकरी 2-4 साल और शायद चल जाए। एक सवाल डॉक्टर साहब ये है कि हमारी ये इतलात हैं कि आपको अपने एक पुराने दोस्त और सिंध के एक मिनिस्टर जनाब आगा सिराज दुरानी साहब से भी कुछ शिकवे शिकायतें हैं, और हमें यह भी पता चला है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी आपने उनके बारे में कुछ बताया, और फिर उन्होंने सिराज दुरानी साहब को इस्लामाबाद बुला के उन्होंने भी उनसे कुछ पूछ-गुछ की है। तो ये सिराज दुरानी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? वो किस तरफ हैं? वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, MQM के साथ हैं? वो हैं पीपल्स पार्टी में और पीपल्स पार्टी में रहेंगे, लेकिन मैं किसी भी अपने दोस्त की गिला यहाँ नहीं करना चाहता। मेरे पे जाती आगा सिराज दुरानी साहब के एहसानात हैं, मैं उनके एहसानात के तले अभी तक दबा हुआ हूँ। हमें जो पानी का गिलास पिलाता है हम सारी जिंदगी याद रखते हैं, तो उनके मेरे पे एहसानात हैं, इसलिए मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात के
सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के सामने सरेंडर किया है। ये समझने वाले समझेंगे और वो खुद समझेंगे। अच्छा, ये बातें दुरुस्त हैं। ये भी हमें इतलात मिली है कि आपके कुछ दोस्तों ने कोशिश की कि आपको फ्रांस में या यूएई में एम्बेसडर बना के बाहर भिजवा दिया जाए, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, या शायद आपने ये बात मानने से इनकार कर दिया? मुझे ऐसी कोई ऑफर नहीं दी गई थी, और क्योंकि ऑफर देने वाले को मेरा टेम्परामेंट और मेरी पर्सनैलिटी और मेरे प्रिंसिपल्स 45 इयर्स से पता है। अच्छा। तो मुझे ऐसी कोई ऑफर नहीं की। ये ख्वाहिश कुछ लोगों की, कुछ दोस्तों की थी, और बीच में जो ब्रिज जो किरदार अदा करते हैं वो उन्हें झूठे लारे लप्पे आसरे दे रहे थे कि वो स्क्रीन से ही हट जाएंगे, उनको वो एम्बेसडर बना के भेज रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उन दोस्तों को अब थोड़ा सा अपना शो करना चाहिए ग्रीवियंस अगेंस्ट रहमान मलिक साहब, कि वो उनको भी लारे लप्पे और झूठ बोलते रहे। अच्छा, ये अंसार अब्बासी साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं मिर्जा साहब आपसे। एक तो ये पूछना था आपसे कि माजी में भी आपने कुछ बातें की बड़ी बोल्ड किस्म की, और फिर आपके ऊपर ज़ाहिर है पार्टी का शायद प्रेशर आया तो आपने रिट्रैक्ट किया, अपनी स्टेटमेंट्स वापस ली। एक तो ये कि कुछ ऐसा काम इस वक्त तो नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि चूंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कराची की सिचुएशन के ऊपर ऑलरेडी सो मोटो लिया हुआ है और वो केस सुन रहे हैं और कल भी सुना जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है कि चूंकि जो आपने बातें की ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ कराची के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए, तो आप इसमें पार्टी बने और जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हों और उनको सारे सबूत दें ताकि इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है। जो मेरा फियर ये है कि आपकी बातें जिस तरह माजी में बहुत दफ़ा हुआ कि जी एक कान से सुनी जाएंगी, दूसरे कान से निकाल दी जाएंगी, हम डिबेट्स करते रहेंगे, लेकिन जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग बैठे हैं वो कुछ भी उसके ऊपर नहीं करेंगे। मैं बहुत अदब के साथ अब्बासी साहब आपको ये कहूंगा कि डोंट ग्राइंड योर एयर ऑन माय एक्सपेंस प्लीज। मैं बच्चा हूं ना, मैं बावला हूं जो आप लोगों ने मुझे बना के रखा मीडिया में, तो इसलिए मुझे लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं पीपल्स पार्टी के हुकूमत के अगेंस्ट नहीं हूं। मेरा इस पार्टी में खून और पसीना मैंने दिया हुआ है अपना, अपनी फैमिली का। मुझे इस पार्टी की वजह से माशरे में बहुत इज्जत मिली है, बहुत मुझे प्लेटफॉर्म मुझे इस पीपल्स पार्टी ने दिया है। इसलिए मैं खुद जाके ये कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जिससे फायदा मेरे स्ट्रगल को, मेरी पार्टी को। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन हम तो इन एलिगेशंस की बात कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपको बुलाए तो क्या आप उसको जाके ये सारी डॉक्यूमेंट्स नहीं, सब कुछ आपने बता दिया है तो यही सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दें, बस हम तो ये कह रहे हैं। आप जो आपका जो अंदाज़े गुफ्तगू जो आपने शुरू की है उससे मुझे ये महसूस हुआ यू आर रेफरिंग टू पास्ट स्टेटमेंट्स जो रिट्रैक्ट की या मैंने माजरत की, मैंने माफी किसी के बाप से नहीं मांगी थी। अच्छा अच्छा, मैंने लंदन वाले से माफी नहीं मांगी थी। मैंने माजरत जर्नल उर्दू बोलने वालों को से की कि अगर दिल आजारी हो, वो मैंने इसलिए की कि मीडिया ने स्पिन देके ऐसा इंप्रेशन दिया कि मैंने उनके लिए, अगर आप मेरा वो सेंटेंस सुने तो मैंने कहा जिन्होंने दीवार पे सिंध को तोड़ने का जिक्र लिखा है, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि वो भूखे नंगे आए थे। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट अगर आपको बुलाए डॉक्टर साहब, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। जी जी। तो उसका तमाशा बना, जब भी आते हैं कहते हैं, फिर डोर खिंचती है, माफी मांग लेते हैं। ना मैं इतना कमजोर, ना मैं इतना कावर्ड कभी था, ना हूं और मरते दम तक नहीं होऊंगा। यही वजह है कि जो आप लोगों का मीडिया ने मेरा जो परसेप्शन बनाया और जो लोग मुझे समझने लगे कि ये तो कोई लल्लू पंजू है जो इसको कान से पकड़ के मोड़ेगा और ये मुड़ जाएगा, यही वजह है कि मैं माशाअल्लाह इतना बड़ा कुरान शरीफ अपने सर पे रह के बात कर रहा था। अच्छा, दूसरा सवाल था मिर्जा साहब, जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या ये जो आपने जो आज एलिगेशन लगाए ये सुप्रीम कोर्ट को भी ये डॉक्यूमेंट्स देंगे आप? देखें, ये डॉक्यूमेंट्स अगर इफ्तिखार चौधरी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड द मोस्ट पावरफुल माइटी जस्टिस, अगर उनमें इतना करेज होगा, मैं बार बार असेंबली के फ्लोर से उन्हें अपील करता रहा हूं। मैं प्रोविंशियल असेंबली में
आज से 1 साल पहले भी मैंने तकरीर करके और मैंने इल्तिजा, हम्बल रिक्वेस्ट मैंने चीफ जस्टिस का नाम लेके की थी कि प्लीज सुओ मोटो इस पे लें जो स्ट्रीट पे मासूम लोग मर रहे हैं। अगर आप अक्यूज मेरे लीडरशिप को कर रहे हैं, अगर आप अक्यूज मेरे बॉसेस को कर रहे हैं, तो आई अक्यूज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। उन्होंने उस वक्त सुओ मोटो क्यों नहीं लिया जब होम मिनिस्टर ऑफ सिंध असेंबली के फ्लोर पे चिल्ला रहा था? अगर उनमें हिम्मत है वो मुझे बुलाएं और मैं अपना बयान शुरू करूंगा खुद को अक्यूज करके। हर खून का कतरा जो मजलूम का सड़क पे गिरा है, किसी ने भी गिरा है, एमक्यूएम ने गिराया है, एएनपी ने गिराया है या पीपल्स पार्टी ने गिराया है, जिम्मेदार कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ऑथोराइज डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा था। आई कुड नॉट स्टॉप देम। अगर किसी पे इल्जाम लगता है, मेरे पे लगता है, मेरे को अक्यूज्ड मुझे फैसिलिटेट करने वाले या मुझे इग्नोर करने वाले तो और हो सकते हैं, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। मेरी उस स्पीच के बाद अगर वो मैंने स्पीच फ्लोर पे नहीं की, जो कि स्पीच रिकॉर्ड है असेंबली का, अगर वो मैंने नहीं की होती तो आज मैं चौधरी साहब को एक्सोनरेट कर देता, अपने इस एलिगेशन से मैं उन पे नहीं लगाता। ये चीज भी मैं सब असेंबली का रिकॉर्ड लेके आके पेश करूंगा और चौधरी साहब को प्लेइंग टू द गैलरीज अब बंद करना पड़ेगा। अब उनको पाकिस्तान नेशन के लिए, पाकिस्तान की मजलूम अवाम के लिए खड़ा होना पड़ेगा। पास्ट रिकॉर्ड जो है कोर्ट्स का वो ऐसा नहीं है। मैं 12 मई की बात करता हूं। जी। क्या 12 मई में 24 लोग शहीद हुए, 57 लोग कराची के मजलूम सड़कों पे मारे गए? क्या वो चीफ जस्टिस के लिए नहीं निकले थे? चीफ जस्टिस साहब नहीं आ रहे थे कराची? अगर मेरे बयान पे 15 आदमी मारे जाते हैं, मुझे अक्यूज किया जाता है कि ऐसा बयान मिर्जा साहब ने क्यों दिया कि 15 मजलूमों का खून बहा, इसलिए जिम्मेदार मिर्जा साहब हैं। तो मैं कहूंगा कि चौधरी इफ्तिखार साहब जो लॉ नोइंग ब्रेन है, उन्होंने ये फैसला क्यों किया जबरदस्ती, हालात को देखते हुए भी कि माइक मुशर्रफ वहां मौजूद है जो हाथ। चले मैं डॉक्टर साहब, वो मेरा ख्याल है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट थे ना एतजाज, वो उनका फैसला था। मालिक साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ज्यादा आपके आज के एक्शन के जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपकी अपनी पार्टी के लिए, एक टोटल पॉलिटिकल सीन के लिए कोई बेहतर नहीं जानता। आपने अपनी तमाम शाम से अब तक बहुत ज़्यादा एक डिलिबरेट कोशिश किया, या ज़रूर आपने एम्फसाइज़ किया है कि प्रेसिडेंट जरदारी और उनके ख़ानदान के लिए अपना खून भी बहा सकते हैं। अब अगर जो आज हालात ऐसे हैं, कल अगर आपको सदर जरदारी साहब ये कहें कि डॉक्टर साहब मेरी खातिर अब आप खामोश हो जाएं और इस बात को आगे ना बढ़ाएं, तो आपका क्या फ़ैसला होगा? क्या आप प्रेसिडेंट जरदारी की इस बात को डिफाई कर सकते हैं और जो आपने स्टैंड लिया है कि वहाँ पे जो आपकी वफादारी है उनसे और उनके ख़ानदान से और खून बहाने की, वो हावी होगी या ये बात हावी होगी? ये ज़रा काइंडली बता दें। मैं अंधे, बहरे और बगैर दिमाग के लोगों के सामने मैंने बात नहीं की है। आई हैव मेड एवरीथिंग पब्लिक और ये सारे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के पेपर्स मैं लेके आया था। मैं अपने घर से रहमान मलिक की तरह टाइप करके अपने साथ नहीं लाया था। अगर कोई करने वाला है सुओ मोटो, he can go into government files and find everything. मुझे आसिफ साहब अगर कहेंगे कुएं में कूद जाओ, मैं कुएं में कूद जाऊंगा। अगर उन्होंने मुझे स्टॉप किया, I will stop. लेकिन I have rolled the ball, ball is rolling. अब ये खेलना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम है, आर्मी चीफ का काम है, ISI चीफ का काम है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का काम है, स्पीकर नेशनल असेंबली का काम है और चेयरमैन सेनेट का काम है। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा इज नॉन एंटिटी फ्रॉम टुडे। ही इज नो मोर अ मिनिस्टर, ही इज नो मोर अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ही इज नो मोर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ही इज नो मोर मेंबर ऑफ सेंट्रल कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसलिए मैं नॉन एंटिटी जो हूँ, मैं पॉलिटिकल होराइजन में आपको कहीं भी नजर नहीं आऊंगा, लेकिन के लिए मैं फाइट जिंदगी भर करता रहूंगा। उसमें
मुझे जो करना पड़ा, मुझे फिजिकली बैटल फील्ड में अगर विथ गन्स भी लड़ना पड़ा, गरीबों के, मजलूमों के हकूक के लिए, इंशाल्लाह डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा लड़ेगा। और डॉक्टर जुल्फिकार के मिर्जा के साथ हर गैरतमंद और बहादुर माँ का गैरतमंद बच्चा मेरे साथ हो गए इस फाइट में। जी शाहीन सिपाही साहब अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या तबसरा करेंगे जुल्फिकार मिर्जा साहब की गुफ्तगू तफसील से सुनिए आपने, क्या आपको पाकिस्तान की सियासत में कोई नया तूफान नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे लिया। मेरे जुल्फिकार मिर्जा साहब से एक दो छोटे छोटे सवाल हैं, मेरा बहुत रिगार्ड है, ये बड़ा इन्होंने स्टैंड लिया है, लेकिन इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील से ये बताया कि 2 दिन पहले इन्होंने जाके प्रेसिडेंट साहब से सारी तफसीली गुफ्तगू की। क्या प्रेसिडेंट साहब ने इनका जो ये एक्शन उन्होंने किया है उसको अप्रूव किया है? क्या उनके अप्रूवल से ये उन्होंने सब किया है? और दूसरी बात जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है ये अभी सिंधी नेशनलिस्ट ने ये बयान भी इशू किया है कि ये सारा जो ड्रामा हो रहा है इस वक्त, ये जो पीपल्स पार्टी को सिंध में एक सेटबैक हुआ बहुत बड़ा और नेशनलिस्ट ने पूरे सिंध को बंद कर दिया, उसको काउंटर करने के लिए अब जुल्फिकार मिर्जा साहब को खड़ा किया गया है कि जी आप सिंध को दोबारा रिक्लेम करें और पीपल्स पार्टी के साथ ही रहें, जुल्फिकार आसिफ जरदारी के साहब के साथ ही रहें, लेकिन एक दूसरा फेस पीपल्स पार्टी का नजर आए ताकि ये नेशनलिस्टों को रोका जा सके। जी आपके 2 सवाल हो गए। जी डॉक्टर साहब जरा आप इन 2 सवालों के अगर मुनासिब समझ लें। शाहीन सिपाही साहब के लिए मुझे बहुत इज्जत है, कदर है, इनका बड़ा आपके प्रेस के लिए और जमहूरियत के लिए इनका स्ट्रगल है, और हम इन तरफ देखते थे और हम इम्प्रेस होते थे इनसे, और हम कोशिश करते थे कि इनकी बताई हुई बातों पे बिलीव करके अपना आगे चले। अब बात दरअसल यह है, मैं इससे पहले अगर ये सुन रहे होते काश जी तो मैं ये बता चुका कि मैं इतना बड़ा कुरान पाक अपने सर पे रखे जो बात कर रहा था, और मैंने अपनी सारी प्यारे में प्यारी चीजों की कसम खा के बताई कि इसमें ना आसिफ साहब के इंस्ट्रक्शन शामिल हैं, आसिफ साहब की ना मुझे कोई हिदायतें शामिल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नेशनलिस्ट पार्टी जिन्होंने कभी भी काउंसिलर की इलेक्शन नहीं जीती, अवाम ने उन्हें हमेशा रिजेक्ट किया, दरअसल उनसे उनके स्लोगन्स डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने छीन लिए हैं। उनके पास दे हैव नथिंग टू सेल टू पीपल ऑफ सिंध। इस वजह से दे आर जेलस ऑफ माई। मैंने तो सब चीजें मेरे घर में थी, मैं सेक्रीफाइस की। होम मिनिस्ट्री इज 80% ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स पावर, विच मीन्स कि 80% चीफ मिनिस्टर मैं था, 20% कायम अली शाह साहब थे। वो मैंने जाने दी अपने प्रिंसिपल स्टैंड के पीछे। स्टैंड मेरा क्या था कि मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एमक्यूएम से कि प्लीज किसी चीज की भी ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप मासूम लोगों को सड़कों पे मार दो। जी सब इंसान को राइट है जिंदा रहने का। गिव देम देयर राइट। मेरा प्रिंसिपल स्टैंड ये था, उसके पीछे मैंने सब चीज की। तो अभी अगर कोई शक करता रहे, अपने जहन में सवालात बनाता रहे मुझे डिफीट करने के लिए या मेरे मेहरबान दोस्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को डिफीट करने के लिए, तो ये उसकी विश तो हो सकती है, लेकिन वो इंशाअल्लाह कभी कामयाब यादों में नहीं। जी शाहीन साहब आप मुतमिन हो गए डॉक्टर साहब के जवाब से? कि ये तो खैर जो भी जवाब दें इनका राइट है। मैंने जो सवाल करना था वो मैंने कर लिया। बाकी ये मुझे ये जुल्फिकार मिर्जा साहब बताएं जरा सा, सारे एक्शंस इन्होंने कर लिए, ये खुद वजीर इत्तलात थे, 80% चीफ मिनिस्टर थे ये, मगर जब ये चीफ मिनिस्टर थे, जब ये कुछ कर सकते थे उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये क्योंकि बाहर आ गए हैं तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात मैं जो करना चाहता हूँ वो जो अपने रहमान मलिक साहब के बारे में आपने शुरू में बात की थी कि उनका यानी इतने उनकी मुखालफत है और इतनी सब बातें कर रहे हैं। जुल्फिकार मिर्जा साहब जो कि 80% चीफ मिनिस्टर थे, वो कह रहे हैं कि वो एक कंपल्सिव लायर हैं। क्या उनके पास, जिसे कहते हैं पंजाबी में या उर्दू में गिदड़ सिंगी क्या है उनके पास कि वो
चल रहे हैं और रह रहे हैं। हाँ, ये सवाल है, ये शाहीन साहब, ये सवाल अच्छा है जी। डॉक्टर साहब, ये तो जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं जो आपकी बातें सुन रहे हैं वो जानना चाहते होंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब जो इतने समझदार हैं, जिन्होंने कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान से निकाल दिया, और जिन्होंने कि नवाज शरीफ साहब की भी बहुत सी जो सियासत है उसका भी बड़ी तंदही के साथ मुकाबला किया, वो रहमान मलिक साहब अगर इतने बड़े पाकिस्तान के लिए थ्रेट है तो ये जरदारी साहब को क्यों नहीं पता चल रहा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है? पहले मैं शाहीन सेबाई साहब सीनियर हैं, उनका मैं जवाब देना पसंद करूंगा। जी जी, ये उन्हीं का सवाल है। जी जी। उन्होंने फरमाया कि 80% चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा थे, खामोश क्यों बैठे थे? मैं डांस पार्टीज अटेंड नहीं कर रहा था। अच्छा। मैं मुजरे नहीं देख रहा था, मैं गाने नहीं सुन रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ मजलूम खून का बहना बंद कराने के लिए काम कर रहा था। अगर आप सुनना चाहते हैं पेशेंटली मुझे सुने। जी जी। और कोई लिखना चाहता है तो लिखना शहबाई साहब शुरू हो जाए। जी। मैंने इनके टॉप के जो किलर्स पकड़े, अजमल पहाड़ी जिसने 100 से ज्यादा मजलूम इंसानों को मौत के घाट उतारा, जी, जिनमें एक हमारे रिस्पेक्टेबल दोस्त बेचारे मासूम इंसान जुहैर अकरम नदीम एक्स MNA, उनका खून भी उसमें शामिल है। एक आखिरी सवाल मेरा रह गया। एक बार अभी सुन जी जी, आप डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी करेंगे। मैं मिडनाइट के डॉक्टर साहब आगे भी बैठा रहूंगा और आप नहीं, अब मेरा पेशेंटली जी जी, डॉक्टर साहब अपना जवाब मुकम्मल कीजिए आप। जी। इकबाल राज जो एडवोकेट थे नवाज शरीफ के, उनका मर्डर भी अजमल पहाड़ी है। बदर इकबाल जो MQM के मिनिस्टर थे, बाद में खफा हो गए, उसको भी इन लोगों ने पहाड़ी से मरवाया। 100 से ज्यादा किलिंग्स इनके खाते में है। उनको मैंने प्रोसिक्यूट किया, उनकी मैंने सारी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कराई, उनका केस कोर्ट में भेज के और मैंने चालान करके वो इस वक्त जेल में है। उसको भी मैंने सक्खर जेल ट्रांसफर किया था, जो मैंने टॉप टेररिस्ट इनके जेल में भिजवाए थे। हबीबुर रहमान सन ऑफ मजीदुर रहमान, मुराद अख्तर सिद्दीकी सन ऑफ मिनाजुद्दीन सिद्दीकी, सुल्तान उर्फ कपल सन ऑफ मोहम्मद सुलेमान, जमाल अब्दुल नासिर एलियस कमांडो, ताहिर अली एलियस तोपची, खान एलियस इरफान लंबा सन ऑफ एस महबूब अली, शारिक नफीस एलियस शेरी सन ऑफ मोहम्मद नफीस शेख, आतिफ रशीद एलियस गुप्ता सन ऑफ अब्दुल रशीद, इकराम एलियस अक्कू सन ऑफ हबीबुल्लाह, अनस बिन हारून सन ऑफ हारून रशीद, सैयद अबू इरफान एलियस उर्फी सन ऑफ सैयद अबू असद, मोहम्मद इश्तियाक एलियस सुलेमान एलियस पुलिस वाला, जिसने 10 से 15 हमारे पुलिस वाले SP से लेके कांस्टेबल तक जो MQM के खिलाफ कभी ना कभी जिन एक्शन में रहे हैं, उनको ये बेईमाना तरीके से कत्ल करने ये शामिल था। ये खुद पुलिस में था, पुलिस में भी MQM ने कराया, निकाला गया, फिर रीइंस्टेट MQM ने कराया। ये फाइल्स का रिकॉर्ड का हिस्सा है। मोहम्मद यासीन सन ऑफ अब्दुल हक, रिजवान महमूद एलियस खालिद चैम्बर सन ऑफ महमूद, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर सन ऑफ कबीर, सैयद शाकिर एलियस राफे सन ऑफ नसर शाह, जीशान एलियस डाडा सन ऑफ गौस मोहम्मद, शाहनवाज एलियस शाहरुख सन ऑफ अतीक खान, सैयद मुदस्सर हुसैन एलियस चीफ सन ऑफ सैयद नाजिम हुसैन, सैयद मुर्तजा शाह एलियस मुर्तू सन ऑफ फारूक शाह, शहाब सन सरदार आतिफ हुसैन सन ऑफ
अफजल हुसैन, ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग मैंने आपके सामने पेश, ये सब आपने पकड़े हैं? ये टारगेट किलर, इन्होंने हर किसी ने 8 से अबव मर्डर्स माने हैं, पॉइंटेशंस पे रिकवरीज हुई हैं, सॉलिड केस है। इस वक्त ये जेल की हवाएं खा रहे हैं, जेल में है। मेरा काम मैंने अपना लेकिन इनको सजा नहीं मिली जी डॉक्टर साहब, इनको कोर्ट से अभी तक सजा नहीं मिली। सजा मिलेगी जब कोर्ट में केस चलेगा, एविडेंस कोर्ट में आएगी। अगर ये विटनेसेस मार दिए नहीं गए होंगे, ये 2010 और 2011 की मैंने आपको रिपोर्ट दी है, ठीक है, ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है। आपको पता है वली बाबर के केस में, मरहूम के शहीद वली बाबर के केस में जो हमने 5 बंदे पहले पकड़े हैं, एक भागा हुआ है लियाकत ने इनके साथ मिलके 5 आए विटनेसेस ऑलरेडी मार दिए हैं, जिसमें से 4 पुलिस वाले हैं और एक पुलिस वाले इंस्पेक्टर एसएचओ का एक भाई या बेटा, अभी मुझे याद नहीं है, एक वो भी मार दिया गया है। ऐसे भाई मार दिया है। ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में पुलिस काम कर रही है। पुलिस, ये जो रहमान मलिक को मेडल मिला है, ये पुलिस फोर्स को मिलना चाहिए। पुलिस फोर्स सिंध की गैरतमंद फोर्स है, बहादुर फोर्स है। वो लड़ना चाहती है जालिमों से और क्रिमिनल से, उनको लड़ने दिया नहीं जाता जी। अगर उनको फ्री हैंड दे दिया जाए, मुझे कमांड दे दी जाए उनकी 15 दिन के लिए, मैं ये चैलेंज अपनी जिंदगी की बाजी लगा के ये पुल करने के लिए तैयार हूं। मुझे ना रेंजर्स चाहिए है, ना मुझे एफसी चाहिए है। मैं इसी धरती के इन बेटों से ये काम ले सकता हूं, वो काम करने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं पुश करके उनसे कोई एक्शन करवाया जाता है, फिर गवर्नमेंट बैकआउट कर जाती है, गवर्नमेंट खुद उनको सजाएं देने के चक्कर में होती है, और 300 वो लोग जिन्होंने जुल्म के खिलाफ दीवार बन के खड़े हुए, उनको चुन चुन के बेदर्दी से मार दिया जाता है। और पुरसान हाल उनकी फैमिलीज का कोई नहीं होता। तो यकीनन डिसआर्टेड फोर्स है, डिमोरलाइज्ड फोर्स है, उनको पिकअप करने की जरूरत है। वी आर ऑल बॉर्न सोल्जर्स, वी कैन फाइट देम। डॉक्टर साहब, आपने बहुत से नाम लिए हैं और आपने कहा कि ये सारे, आपने भी टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया और ये सारे एमक्यूएम के हैं, लेकिन जब जितना अरसा आप होम मिनिस्टर रहे, क्या कोई एएनपी और पीपल्स पार्टी या सुन्नी तहरीक या लश्कर जंगवी का, इन तमाम आउटफिट्स का, इन जमातों का कोई आदमी जो है वो कराची में टारगेट किलिंग में मुलव्वस नहीं था? कोई आपने इन पार्टियों का बंदा नहीं पकड़ा, सिर्फ एमक्यूएम के पकड़े आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। हम माशरे का हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी भी इसी कराची में रहती है, माशरे का हिस्सा है। एएनपी भी यहाँ रहती है, सुन्नी तहरीक भी यहाँ रहती है, सब यहाँ रहते हैं। पकड़े गए हैं। फॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी का नहीं पकड़ा गया, या किसी में हिम्मत शायद नहीं थी। हुक्मरान है हम लोग, हमें कोई कुछ नहीं कहता। एएनपी के 2 लोग पकड़े गए, सुन्नी तहरीक का पकड़ा गया, लश्कर जंगवी का पकड़े गए लोग, वो भी एक लॉन्ग लिस्ट है। बात यह है कि कौन स्टार्ट करता है और कौन करवाता है स्टार्ट करवाता है लंदन वाला, स्टार्ट करती है एमक्यूएम, उनकी पार्टी कराची के रोडों पे। पठान बच्चा जो रोड पे कचरा समेट रहा है, वो थक टूट के फ्लाई ओवर के नीचे सोया हुआ है, उसकी मां इंतजार कर रही है कि वो एक कचरा ठेकेदार को देके 10 रुपए लेके दूसरे बच्चे के लिए दूध लेके घर पहुंचेगा, उसका लाश घर पे आता है। जनाजा उस मासूम बच्चे का आता है, ब्लू आइज वाला बेहतरीन खूबसूरत बच्चे का लाश। तो फिर जाहिर है टिट फॉर टैट होता है। अच्छा जी, शाहीन भाई साहब, आपने सुना डॉक्टर साहब ने बताया कि पीपल्स पार्टी का कोई टारगेट किलर नहीं पकड़ा गया, एएनपी के 2 पकड़े हैं और एमक्यूएम वालों की तो उन्होंने एक लंबी फहरिस्त आपको बताई है। जी। अब आप बताइए कि आपको क्या नजर आ रहा है, आने वाले दिनों में कराची में क्या होगा? अमन कायम होगा या मजीद खाना जंगी होगी? देखिए, जिस तरीके से ये इस वक्त सिचुएशन बन रही है, उसमें तो लगता है कि जी पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि अब एमक्यूएम से लड़ाई करनी है और उनको एक तरह से ऑपरेशन करना है, उनको अब साथ नहीं मिलाना है। मगर मेरी एक जो मिर्जा साहब से जो एक छोटी सी गुजारिश है, वो जरा सुन लीजिए। इन्होंने बहुत जोर दे के कहा कि जी हम
सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे बुलाए, और उन्होंने चौधरी साहब को, चीफ जस्टिस साहब को भी बहुत एक तरह से सुनाई कि जी अब आप बुलाएं मुझे और मुझसे सुने। मेरा सवाल इनसे ये है कि चीफ जस्टिस साहब सुन लेंगे इनको, अपना फैसला भी दे देंगे, लेकिन इनकी जो पार्टी की क़यादत है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानते ही नहीं है, ना सुनते हैं। तो उसका फायदा क्या होगा और किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? और दूसरी बात जो इन्होंने रहमान मलिक साहब की कही, मैंने पहले एक सवाल पूछा था छोटा सा, वो इन्होंने जवाब नहीं दिया कि उनकी गिदड़ सिंगी क्या है। वो शायद गिदड़ सिंगी अगर ये बता दें कि लंदन में कुछ बेनजीर साहिबा से उनके बिजनेस रिलेशंस थे, उसके बारे में कुछ बताएं तो शायद हमें पता चल जाए कि जी क्या लिंक्स हैं जो कि रहमान मलिक साहब इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वो कोई दुनिया की ताकत उनके खिलाफ कुछ भी कहे वो रहेंगे। ये अंदर की बात जरा बताएं तो कुछ लोगों को पता चले। जी डॉक्टर साहब, अगर आप बता सकते हैं तो बता दें। I thought Shaheen Sabai is a gentleman. जी। I never imagined कि he will stoop so low और बीबी के लिए कहता है कि बीबी उसका पार्टनर होती थी या हो सकती है उन रहमान मलिक जैसे घटिया इंसान की। मैं लानत भेजता हूँ इस सोच पे जो बीबी के लिए ऐसे सोचता हो। इतना किसी को, ये तो अब जज्बाती ना हो, इतना किसी को नहीं गिरना चाहिए। अब मुझे देखें, मैं बहुत कुछ आपके बारे में भी कह सकता हूँ। मुझे भी पता है कि आप अमेरिका किस तरह गए, मैं भी ये चीजें खोल सकता हूँ, लेकिन सर वो आप खोल दें, जरूरी है, आपको इजाजत है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको अगर शक्ल दी है तो कम से कम बात अच्छी करें। आपको ये टाइम, हमारी कौम जिस टाइम से गुजर रही है उसमें ये अपनी जो एक्स आप ग्राइंड करने यहाँ बैठे हैं उसका टाइम नहीं है। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू टॉक टू मगर चीफ जस्टिस साहब के बारे में तो बता दें कि आप उनके फैसलों पे तो अमल नहीं करते, तो वो अगर फैसला देंगे आपको बुला के तो क्या करेंगे? अमल करते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती और ना आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। आप जो अपने आकाओं के कहने पे जो ये खेल खेलना चाहते हैं, पर्सनल ज्यादा ना हो सर, ये ज्यादा होगा। चलिए डॉक्टर साहब, आप ढूंढो मैंने कौन सा थाना बेचा है, आप ढूंढो। आप में हिम्मत है तो जो थाने बेचते थे, जो थानेदारों से कोकेन लेते थे अपनी पार्टी रचाने के लिए, उनके खिलाफ लिखो, उनके खिलाफ बोलो। आपको सिर्फ हम नजर आते हैं, सारी खराबी पीपल्स पार्टी पे है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी सोच पे। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें छोड़ें, हम शाहीन सबाई साहब के साथ आपने काफी सख्त बातें कर ली हैं। मालिक साहब, आप भी यही बात, आपने भी यही बात पूछी थी कि असल में रहमान मलिक साहब के पास ऐसा कौन सा उनके पास फार्मूला है कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाया हुआ? डॉक्टर साहब देखें, दो तीन बातें हैं इसमें। जज्बाती, मैं जानता हूँ जज्बाती आदमी हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग टू हैव अ वेरी सीरियस डिस्कशन है। दो बातें कही जाती हैं। एक कहा जाता है कि रहमान मलिक साहब के बारे में कि जी इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट करती है, MI5 MI6 का नाम लिया जाता है। एक वो स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जब रहमान मलिक साहब में भी आपने जो बात की, फिर आप ही हमें समझा दें कि रहमान मलिक साहब में और बीबी में क्या चीज़ कॉमन है कि ये एग्जाइल के दिनों में बीबी के इतने करीब आ गए, इनके घर में मीटिंग्स हुई, इनके घर में मंसूबे बने। जब जनरल मुशर्रफ से बातचीत हो रही थी तो ये बीबी के साथ गए मीटिंग में, आप नहीं गए। तो कोई बात तो है रहमान मलिक साहब की, अगर वो जनरल मुशर्रफ की निगोशिएशन में भी बीबी के है और मिसाक जमहूरियत साइन होता है तो वो इनके घर पे साइन होता है लंदन में, तो फिर इस तरह तो जज्बातियत से तो नहीं होगा। फिर आप हमें काइंडली समझाएं, वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दोस कॉमन ग्राउंड्स। आप सुन लें मेरी बात, और मैं जज्बाती नहीं हूँ। मैंने जिंदगी का अपना सबसे बड़ा फैसला आज किया है और इसकी हम बहुत इज्जत करते हैं। जो आपने आज किया है, यकीन माने, जो आपने आज किया है बहुत बड़ा काम किया है। एंड वी रहमान मलिक के लिए मेरा ये जवाब कि रहमान मलिक इज अ फ्रॉड एंड लायर बाय एवरी इंच ऑफ हिज बॉडी। ठीक है, तो वो लायर था, उसने हमारी मासूम लीडर को उल्टी सीधे अपने कनेक्शंस, बातें बना के, बहला फुसला के उसने ये इंप्रेशन दिया कि ये बहुत सिंसियर है, पार्टी का बहुत पुराना पार्टी का कारकुन है। ये ड्रामे करके वो इस जगह पे पहुंचा। उसके खिलाफ मेरी एक चार्ज ये भी है कि शहीद मोहतरमा की जब शहादत हुई, फॉलो अप कार में इसकी जिम्मेदारी थी कि ये भागता नहीं और वो कार पीछे रखता। ये उनसे आगे निकल के भाग के घर पहुंच गया, जो पूरी दुनिया को पता है। मैं ये नहीं कहता कि उसने कोई प्लान किया था, इतना उसमें दिल गुर्दा ही नहीं है कि वो किसी के लिए ये प्लान भी कर सके। भाग जरूर गया था,
इसको कंपेयर करें आप 18 अक्टूबर जो कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 2 एक्सप्लोजन हुए, 250 बंदा मर गया, हम तो नहीं भागे। हमने तो अपनी लीडर को सेफ एंड सिक्योर ट्रक से निकाला, बुलेट प्रूफ कार। डॉक्टर साहब, जस्ट वन थिंग, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये बात की बात नहीं कर रहा। अगर आप मुझे जरदारी साहब के बारे में कहते हैं सेंस ऑफ कि वो थोड़े से बीबी गलेबल नहीं थी, बीबी बड़ी समझदार, सीरक और बहुत समझदार थी। अगर इतनी गलेबल थी कि उनको एक आदमी इस तरह उंगली पे घुमा दे तो फिर बीबी आज वहां ना होती तो बड़ी लीडर ना होती। एक बहुत लंबा अरसा था लंदन में जब उनको एक्सपोजर था जहां पे वो जज कर सकती थी, और बीबी ने, इसके अलावा मुझे और कोई हिस्ट्री में बंदा नहीं मिल रहा आपकी पार्टी में जिस पे बीबी ने इतना एतबार इस तरह किया हो। इतनी सिंपल बात तो नहीं थी। प्रिसाइज, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट इसका जवाब देता हूं, जो कि हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है। हम टॉयलेट जमादार से साफ कराते हैं ना, हमें जमादार की टॉयलेट साफ करने की जरूरत होती है ना। ही इज अ जमादार टू टेक आवर रबिश अवे। ये डॉक्टर साहब, सफाई करने के डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा सख्त जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं। So what was that, डॉक्टर साहब, what was that rubbish that he was cleaning? फिर वो कौन सी रबिश थी जो जमादार साफ कर रहे थे? इसका मतलब है कोई रबिश थी। He knows, इनको कुछ ऐसी बातें पता है जो कोई अफोर्ड नहीं करता बाहर निकले। Don't pick my words please, मेरी वोकैबुलरी बड़ी कमजोर है, मैं अंग्रेजी बहुत कमजोर हूँ, मैं सिंधी बंदा और मैं अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं कर सकता, तो मुझे डोंट कैच मी विथ माय वर्ड, और मुझे माजरत, मुझे बख्श दीजिए। जी, अपना अंसार भाई साहब बड़ी देर से कुछ पूछना चाह रहे थे। जी भाई साहब। देखिए, मैं भी बड़ा, अभी मैंने चूँकि इनकी बात सुनी, इन्होंने शाहीन साहब ने वैसे बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन किया था, मेरा उस क्वेश्चन तरह लिया जाना चाहिए, और वही क्वेश्चन फिर मालिक साहब ने किया और फिर उन्होंने जवाब भी दे दिया। तो मेरा ख्याल है उसमें वाकई इतना मेरा है जज्बाती होने की जरूरत नहीं थी। अब मेरा भी एक मिनट, नहीं मिर्जा साहब, एक बिजनेस पार्टनर थी, नहीं मिर्जा साहब, नहीं अल्फाज के इस्तेमाल पे था। अच्छा, एक उसमें आप देखें, मेरा जो एक क्वेश्चन आपसे वो ये है मिर्जा साहब के, देखें अभी आपने यही कहा कि जी वो साजिश कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब, और वो इंतहाई झूठे इंसान है, और वो कत्ल के जो कराची में जो कत्ल गारत हो रही है उसके वो जिम्मेदार हैं, उनको अवार्ड दिया गया। ये क्या रीज़न है? आपने प्रेसिडेंट साहब को भी बताया, फिर भी वो वहीं पे खड़े हैं, और ये सारी सिचुएशन, और आपकी सुनी नहीं जा रही, और सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रहा है। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि बजाय इसके कि आप ये नहीं समझते कि इसमें आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का भी यानी उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस किस्म के शख्स को क्यों इतना ढील दे रहे हैं, सब कुछ उसके हाथ में क्यों है, आपको क्यों नहीं सुना जा रहा? तो आप नहीं समझते कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है? नहीं, मेरा जवाब यह है कि नहीं, मुझे समझ नहीं आती। यही वजह है कि आज मैंने अपनी शहादत खुद चूज की है। यही वजह है कि मैं सियासत को, मैं खैरबाद आज मैंने कह दिया है, आई एम अनफिट फॉर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। इसलिए मेरे पास इन सवालात का जवाब खुद नहीं था, इस वजह से मैंने आज सियासत छोड़ दी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि आपने भी थोड़ी देर पहले ये फरमाया कि आप अब कराची में अमन के लिए और कराची के लोगों की फलाह बहबूद के लिए अब आप, अगर आपको लड़ना पड़ा तो आप फिजिकली भी लड़ेंगे, तो आप फिजिकली किससे लड़ेंगे, किस तरह लड़ेंगे, उसका क्या तरीकाकार होगा? अगर कोई लोग आपको ज्वाइन करना चाहें तो वो किस तरह ज्वाइन करें आपको? मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। सबको मेरा घर पता है, क्योंकि मेरा घर जो है वो न्यूसेंस है मेरे पड़ोसियों के लिए। मेन रोड पे मेरा घर है, वो उधर बम्प्स बना दिए गए हैं ताकि स्पीड कम हो जाए गुजरने वाले की। वो सरदर्दी मैं वैसे ही बना हुआ हूँ, इसलिए मुझे बुरी तरीके से सही लेकिन सब पहचानते हैं शहरी कराची के, और मैं सबको वेलकम करूंगा, चाय पिलाऊंगा। मैं अपना जो है, जो मेरी सोच है वो उनके सामने रखूंगा, और जो वॉलंटियर्स आएंगे वो कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है। इंशाल्लाह ये दरिया बनेगा, समंदर बनेगा, उसमें ये क्रिमिनल सोच वाली जो थिंकिंग है वो उस दरिया में डूब जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब कहना गलत तो नहीं होगा, आप बुरा ना मनाइएगा, लेकिन ये बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत से आपने इंकशाफात किए, आप कह रहे हैं कि आपने अपनी जान को खतरे में भी डाला,
लेकिन आखिरकार आपने वही किया जो कि MQM चाहती थी, जो कि रहमान मलिक साहब चाहते थे। वो चाहते थे कि आप हुकूमत से निकल जाएं, आप सियासी मंजर से हट जाएं। तो आपने जो कुछ भी किया तो दरअसल आपने MQM और रहमान मलिक साहब की ख्वाहिशात को पूरा किया। झूठ जीत गया, सच हार गया। अच्छा, यानी कि आप अपनी आज सियासी शिकस्त का एतराफ़ कर रहे हैं? मैं सच की शिकस्त का एतराफ़ कर रहा हूँ, झूठ की फतह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब आप लड़ेंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि किस तरह लड़ेंगे और आप का तरीकाकार क्या होगा? बहुत से जो है प्लेटफॉर्म्स हैं लड़ने के, जहां भी जरूरत पड़ी, कोर्टें हैं, वहां लड़ेंगे। हमारी पूरे किस्मत में शायद कोर्ट्स हैं, हम लड़ते आ रहे हैं कोर्टों में। अब फॉर अ कॉज, नॉट फॉर पर्सनल रीजन, फॉर अ कॉज, फॉर ह्यूमैनिटी कोर्ट में लड़ूंगा, सड़क पे लड़ूंगा, सेमिनार्स करवाऊंगा, लोगों का माइंड चेंज करने की कोशिश करूंगा। लोग जो हिप्नोटाइज्ड हैं, ये मजलिसें सुन के हिप्नोटिज्म से उनको आजाद कराऊंगा। ये जंजीरें गुलामी की, जो अपनी सोच के मुताबिक अपना फैसला भी नहीं कर सकते। जब कहते हैं ताली बजाओ, ताली बजाते हैं। जब गौरी जैसे आदमी को 10 मिनट लेट होने पे 9-0 पे दीवार के साथ एक सेक्टर का इंचार्ज कहता है कि दीवार ये क्या बात की आपने डॉक्टर साहब? मुझे समझ नहीं आई, ये क्या बात की आपने? ये क्या बात की? प्राइम मिनिस्टर जब लास्ट टाइम आए थे 9-0 जी, मेरे मोहतरम दोस्त बड़ा अच्छा हलीम हमें खिलाते रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। वो 9-0 10 मिनट लेट पहुंचे। वहां सेक्टर इंचार्ज जो बाहर खड़ा था, उसने कहा गौरी साहब क्या टाइम हुआ है, किस वक्त आना था? उसने बोला इतना ट्रैफिक में देर हो गई। उसने कहा दीवार की तरफ मुंह लगा के खड़े हो जाओ। वो 10 मिनट जितना लेट था उसको दीवार की तरफ खड़ा रखा, उसके बोला अब जाओ मीटिंग में। वो मीटिंग में चला गया। ऐसी पार्टी कम से कम इनसे की गौरी की जान छुड़ाना इंशाल्लाह मैं छुड़ाऊंगा। फारूक सत्तार शरीफ इंसान लगते हैं, वो जिस जंगल में फंसे हुए हैं उनकी जान मैं छुड़ाऊंगा। सरदार अहमद जैसे शरीफुल नफ्स इंसान, मोहम्मद अली शाह जैसे सर्जन जो ह्यूमैनिटी की खिदमत करते रहे पूरी जिंदगी, उनकी जान, ऐसे लोगों की जान इन बदमाशों क्रिमिनल से इंशाअल्लाह डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा उनके मुंह में जबान डालेगा। एक जबान से 2 हाथ उसके साथ होंगे, 2 हाथ जो हैं वो 100 हाथ हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ये जंजीरें हम तोड़ देंगे। जी, आखिरी सवाल कीजिएगा मिर्जा साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, चीफ जस्टिस की, और ये बात आपकी जायज़ है कि आपने बहुत पहले कहा और सो मोटो उस वक्त हो जाना चाहिए था। उस वक्त सो मोटो नहीं हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली सो मोटो हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर हियरिंग स्टार्ट हो रही है और कल कराची में बल्कि बेंच बैठेगा वहाँ रजिस्ट्री के ऑफिस में, तो वहाँ से हियरिंग ये कराची की सिचुएशन पे होगी। तो मेरी आपसे, जो चूँकि आप ये भी कह रहे हैं कि आप कोर्ट में जाएंगे, तो ये सारे आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारा कुछ जो आपने दिया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया है, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी कल दे दें सारा कुछ? ये आप भी इस केस में पार्टी बन जाएं तो ये तो बहुत भला होगा, पूरी कौम का भला होगा। जी डॉक्टर, बगैर बुलाए, बगैर दावतनामे मैं खुदा के पास भी नहीं जाऊंगा। किसी की ख्वाहिश के मुताबिक कोई अगर आदमी समझता है कि वो मुझे खुदा के पास भेज देगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं चौधरी इफ्तिखार के पास खुद से नहीं जाऊंगा। कृषि डिमांड इस मुल्क के और कौम की ये डिमांड है कि वो फैक्ट फाइंडिंग करें, जिसके लिए उन्होंने सुओ मोटो लिया है। अगर वो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से, उनकी अकल दानिस्ता उनकी जो सोच है उसके मुताबिक अगर वो ये समझते हैं कि डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का आना जरूरी है फैक्ट फाइंडिंग के लिए, वो मुझे बुलाएंगे, मैं सर खम करके उनके सामने खड़ा होऊंगा। लेकिन मेरी उसके लिए एक कंडीशन है। मेरी कंडीशन ये है कि सुबह अगर 8 बजे से कोर्ट चलती है 5 बजे तक, तो अंदर मीडिया को वो अलाउ करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कौम और कौम की वो मजलूम माएं, बहनें, बेटियां और बीवियां जिनके शौहर, बेटे और उनके वालिद जो कत्ल हुए हैं, जो राय का खून बहा है, मैं चाहता हूं वो मेरी माएं, बेटियां, बहनें वो मुझे देखें बोलते हुए कि मैं क्या बोल रहा हूं, और फिर जो भी फैसला होगा वो मेरी किस्मत में मैं वो भुगताऊंगा। जी मालिक साहब। डॉक्टर साहब, छोटी सी बात, आपने आज बहुत बड़ी
बातें की, अभी आपने जो फिर एंड में बात की कि आप तो MQM के में जो भी लोग फंसे हुए हैं उनकी भी मुंह में ज़बानें डालेंगे और मजलूमों के लिए खड़े होंगे। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। जब आपने मेरे पहले सवाल किया तो आपने बात की कि अगर मुझे जरदारी साहब कहेंगे कल तो मैं खामोश हो जाऊंगा। तो फिर ये सारी जो बातें हैं, मुल्क कौम सब कुछ, और अगर एक उनकी बात पे आप खामोश हो जाएंगे तो फिर ये दोनों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। जितना मैंने बोला है, मेरा 100 टाइम्स उसको कम कर दें, उतना भी आज दिन तक हिस्ट्री में किसी ने MQM के खिलाफ फैक्ट्स कभी भी नहीं दिए। नॉट इवन जजेस, नॉट इवन ऑफिसर्स। आप जो माशरे का हिस्सा है, आप लोगों में भी हिम्मत नहीं है। मेरे इंटरव्यूज MQM के कहने पे आपके मालिकान बंद करा देते हैं, ब्लैकआउट करा देते हैं, चैनल्स बंद करा देते हैं, केबल्स वो लोग बंद करा देते हैं। अभी तो 1.5 घंटे से आप कह रहे हैं, जो दिल आप कहता है आप कह रहे हैं, अभी तो ना कहें आप। अब तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने आप लोगों को हिम्मत दी, आपके मालिकान को हिम्मत दी, जो वो मैं थैंकफुल हूँ। मैं हाथ बांध करके उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप हमें मरने के लिए छोड़ के चले जाएंगे, हमें हिम्मत दे के आप घर चले जाएंगे। आप लोगों को भी मैंने जबान दे दी है, फैक्ट्स दे दिए हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे सच बोलने से मेरा बहादुर गैरतमंद दोस्त और भाई आसिफ अली जरदारी कभी नहीं रोकेगा। तो अभी तक सदर आसिफ जरदारी साहब ने शाम से लेकर अभी तक आपसे कोई राब्ता किया या नहीं किया? मेरे से डायरेक्ट राब्ता कोई भी नहीं हुआ उनका। लेकिन जब भी मैं कोई बात करता हूँ, वो मुझे तलाश करते हैं तो मैं रजाई सर पे डाल के और बुखार का बहाना करके मैं सो जाता हूँ। अच्छा, तो अभी जैसे हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो फिर आप बीमार हो जाएंगे और वो जो आपको ढूंढेंगे तो आप उनको नहीं मिलेंगे? जी, मैं सो जाऊंगा। थर्सडे के उन्होंने आगे बताया था कि मैं बीमार हो गया। चौधरी जब मुझे साहब मंगाएंगे तो फिर मैं कोर्ट में बीमारी खत्म करके पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप लाइटर स्टाइल में हमें ये बता रहे हैं कि सदर साहब अब अगर आपको ढूंढेंगे तो आप उनको नहीं मिलेंगे, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब को आप मिल जाएंगे। नहीं, मुझे बहुत इज्जत है अपने दोस्त की। वो बचपन के जमाने में व्हेन आई वाज नथिंग, और उस जमाने से लेके मेरा उन्होंने एक बड़े की तरह, बड़े भाई की तरह, वालिद की तरह उन्होंने मेरा ख्याल किया, मुझे पाला, और आज जो मेरी हैसियत है, अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वसीला आसिफ साहब को और बीबी को किया है। तो इस वजह से मैं अपने पेरेंट्स की तरह उनकी इज्जत करता हूं, अपने बड़े भाई की। हालांकि उम्र में वो चंद माह मेरे से छोटे हैं। मेरे पे एहसानात हैं, मेरे खानदान पे एहसानात हैं, जो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और मेरी बेगम साहबा को उन्होंने स्पीकर बनाया, और हम में ये ट्रस्ट और फेथ का एक वो उन्होंने जेस्चर शो किया। तो मैं हमेशा थैंकफुल था, हूं और रहूंगा। डॉक्टर साहब, आपकी बेगम साहबा बहुत रिस्पेक्टेबल खातून है, पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून स्पीकर हैं। तमाम जो पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनका बहुत एहतराम करती हैं, और पीपल्स पार्टी में भी उनका बड़ा एहतराम है। उनकी अपनी भी बड़ी स्ट्रगल है। हमें याद है कि जब आप पे एक ज़माने में बहुत से केसेस थे तो उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा। आप नहीं समझते कि आपका ये जो आज का स्टेप है, इससे आपने अपनी मोहतरम बेगम साहबा के लिए बहुत से सियासी मसाइल पैदा कर दिए हैं? मैं समझता हूं कि अगर रीजनेबली सोचा जाए तो आज मेरी बेगम साहबा को और मेरे बच्चों को इस तरह फील करना चाहिए कि आज मेरे शौहर ने, हमारे बाप ने, वो उधार जो उस पे चढ़ी हुई थी, जो कुर्बानियों की जो मेरी फैमिली ने दी, जो रेड्स मेरे फैमिली ने भुगताए, जो तकलीफें देखी, 3-3 दिन वो अंडर डिटेंशन रहे, दूध भी फौजी बंदा जाके लेके आके उन्हें देता था, स्कूल वो नहीं मेरे बच्चे जा सकते थे, वो दिन उन्होंने बहादुरी से फेस किए। कभी भी मेरे सामने उन्होंने मुंह नहीं बिगाड़ा और हर चीज मेरे से बेहतर तरीके से चलती रही। मैं शुक्रगुजार हूं अपने खुदा का, जिसने मुझे गैरतमंद और बहादुर उसूलों पे चलने वाली बेटी दी और मेरे बहादुर बच्चे मुझे दिए, जो आज तक मेरे लिए हमेशा राइट चीज के लिए, राइट पाथ के लिए मेरे लिए सपोर्ट रहे हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। तो आप ये समझते हैं आपने उनके लिए कोई मसाइल पैदा नहीं किए? मैंने तो बहुत छोटा सा काम किया है, कोई बड़ा काम किया ही नहीं। मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होती है जो मुझे कोई आके मुबारकबाद दे रहा है, कोई हार पहना रहा है, कोई कह रहा है वी आर विथ यू।
उन सब दोस्तों को, मेहरबानों को आपके तवज्जुह से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि मैंने सबसे छोटे से छोटा काम जो मुमकिन है, चाय के सिप लेने के बराबर या पानी के ग्लास का सिप लेने के बराबर जो काम है वो मैंने किया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। सच जितना आसान है उतना कुछ भी आसान नहीं। झूठ बोलने के लिए आपको जस्टिफिकेशंस बनानी पड़ती हैं, बातें मरोड़ तोड़ के। सच बोलना सबसे दुनिया में आसान तरीन काम है, तो मैंने वो सबसे आसान काम आज चुना। मुश्किल पाथ छोड़ के मैंने आसान चीज की सिलेक्शन की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज सच बोला और बहुत आसान काम मैंने किया। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा वक्त में और चाहिए क्योंकि मालिक साहब के सवालात खत्म नहीं हो रहे। जी बस एक छोटा सा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शायद 1-2 दिनों में सिंध असेंबली के कुछ और MPAs आपके साथ यकजहती के तौर पे रिजाइन करेंगे। क्या आपकी किसी से बात हुई है? किसी ने आपको ये राब्ता कायम करके आपको कहा है कि रिजाइन करेंगे आपके साथ? पीपल्स पार्टी बगैर उसूलों के पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी में हमारे शोधाओं का खून मिक्स्ड है। खून की वजह से ये ग्रो हुई है। पीपल्स पार्टी ना इतनी कमजोर है ना इतनी लाचार है कि मेरे पीछे उसके मेंबरान छोड़ के चले जाएं। मैं छोड़ के नहीं गया तो कोई क्यों छोड़ के जाएगा। मैंने तो सच बोल के अपना सिर्फ मैंने लाइन चेंज की है और मैंने सियासत छोड़ दी है। लेकिन एज सपोर्टर, एज वोटर, एज एक्टिविस्ट, सिंपथाइजर या सेक्रीफाइस, रेडी टू गिव सेक्रीफाइस ऑफ हिज ओन लाइफ, मैं तो पीपल्स पार्टी के पीछे ही खड़ा हूं। पीपल्स पार्टी में मैं था, हूं और इंशाल्लाह रहूंगा। जी मेरा ख्याल है शाहीन सबाई साहब का भी एक सवाल सुन ही लें। जी साहब। जी डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल यह है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और बाद में भी बहुत लंबी चौड़ी अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी एसेट्स, अपनी उन सब की तफसील दी और साथ ही ये कहा कि ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ जरदारी साहब और बेनजीर की मरूने मिन्नत है और उन्होंने मुझे दी हैं। ये सवाल तो बाद में, खैर अभी नहीं करते, आपसे बाद में करेंगे कि ये क्या ठीक है या क्या गलत है या क्या जायज था या क्या नाजायज था। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने जो चीफ जस्टिस के बारे में और कोर्ट के बारे में कहा, क्या आप कोर्ट का फैसला मानेंगे अगर कोई कोर्ट ने फैसला दिया, चीफ जस्टिस ने फैसला दिया, और क्या आप अपनी क़यादत से कहेंगे कि वो भी कोर्ट के फैसले मानना शुरू करें? कोर्ट एक ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो एक भी नाम मुझे बता दें जो कोर्ट का फैसला न मानने जितनी हिम्मत रखता हो, और वो भी इतनी पावरफुल कोर्ट। तो मैं क्या चीज हूँ? मैं तो ना चीज हूँ। नहीं मानते आपके? नहीं, ये मैं आपसे आपके इस बात से एग्री नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर ने सारी बातें मानी है। एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होने चाहिए। वो अगर वो नहीं मानते, मैं समझता हूँ कि वो प्रेशर जस्टिफाइड प्राइम मिनिस्टर पे नहीं है। आई एम विद प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, क्या ये दुरुस्त है कि 1989 में जब आप सिर्फ एक सिंपल से डॉक्टर थे तो उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने सबसे पहले आपको कहा था कि एक शुगर मिल लगाओ और आपकी काफी हेल्प की थी, तो 89 में आपने पहली शुगर मिल लगाई? जी, मैंने नहीं लगाई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, लेकिन उसमें मेरे शेयर्स थे, मैनेजमेंट मेरे पास थी। तो आप को यानी कि आपको एक डॉक्टर से बिजनेसमैन बनाने में आसिफ जरदारी साहब का हाथ है? हर चीज में उनका हाथ है। एक सवाल छोटा सा। लेकिन जब आप ये दुरुस्त है कि पहले आप फौज में थे और 1984 के रेफरेंडम में आपने वोट नहीं डाला था जनरल ज़ियाउल हक को, और इसलिए फिर आपको फारग कर दिया गया था? जी बिल्कुल, ये हकीकत है। मैं सेकंड इन कमांड था अपने यूनिट का। मुझे सिग्नल आया था नेवल हेडक्वार्टर से कि 100% वोट कास्टिंग होनी चाहिए आपके यूनिट के लोगों की, और मैंने वोट्स रिसीव किए एज ऑफिसर। मैंने ड्यूटी परफॉर्म की। मैंने वोट बैलेट, पोस्टल बैलेट डिस्ट्रीब्यूट किए अपने सारे लोगों, पर्सनल जो भी थे मेरे यूनिट में, उनको। फिर सेकंड डे मैंने वो उनसे रिसीव किए, सील किए। एज ऑफिसर मैंने सब अपनी ड्यूटी कंप्लीट की। लेकिन एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक इंसान की हैसियत में, जो मेरा वोट था वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मेरी आर्ग्यूमेंट उसमें ये थी, मैंने अपने को। जी लाइन ड्रॉप होगी। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक सवाल रह गया, अगर लाइन पे आ गए,
एक तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जो रहमान मलिक साहब इन्होंने इतनी बातें की, इनके नज़दीक उनकी ताकत का मंबा कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्रेसिडेंसी? यार ये तो बड़ा जरूरी है किया, उसका जवाब में वो नहीं, ये बड़ा जरूरी है। देखें, क्योंकि हमें ये पता है कि इस पर भी बड़ा फ्रिक्शन हुई। एक आपको याद है, आप भी गवाह एक दो गुफ्तगुओं के, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा तमस्खर उड़ाया और कहा कि मैं छुड़ाना चाहता हूँ लेकिन ये जान नहीं छोड़ते, और प्रेसिडेंसी सपोर्ट करती थी। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि बड़ी चीज़ें कॉमन मिल जाती हैं ना, कि सदर साहब भी बाहर लंदन अमेरिका, रहमान मलिक साहब भी बाहर लंदन अमेरिका, बीबी भी बाहर, और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ भी इकट्ठे बाहर। सवाल हम काफी दफा कर चुके हैं कि असल ताकत का मंबा क्या है। जी डॉक्टर साहब, मालिक साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि रहमान मलिक साहब की ताकत का मंबा, सोर्स ऑफ पावर जो है वो प्रेसिडेंट हाउस है या प्राइम मिनिस्टर हाउस है? ये तो सबको पता है क्या है। जी थोड़ा रिपीट करेंगे आप? जी ये मालिक साहब ये पूछना चाह रहे हैं, ये सवाल वैसे बार बार हो रहा है लेकिन दिलचस्पी बहुत है इस सवाल में, कि रहमान मलिक साहब की जो ताकत है, जो उनकी गिदड़ सिंगी है, वो कहाँ से आती है? प्रेसिडेंट हाउस से आती है या प्राइम मिनिस्टर हाउस से आती है? उनकी गिदड़ सिंगी जो है, उनकी जबान है जो बिल्कुल झूठी है। अच्छा, तो फिर तो डॉक्टर साहब अगर आप बुरा ना बनाए तो एक कंसर्न पाकिस्तानी की हैसियत से बहुत ज़्यादा हमें इस बात पे तशवीशमंद होना चाहिए, फ़िक्रमंद होना चाहिए कि एक आदमी जो है बकौल आपके, उसकी ज़ुबान जो है वो उसकी गिदड़ सिंगी है और वो सदर को, वज़ीर आज़म को और पूरी पाकिस्तान की क़यादत को वो झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाता है। तो फिर तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो तकदीर है, पाकिस्तानियों की जो तकदीर है, आपकी और मेरी तकदीर महफूज हाथों में नहीं है। डॉक्टर साहब अब आप लोग इतने नाइव क्यों बन गए हैं? अब जब पीपल्स पार्टी का टर्न आया है, पहले पास्ट में पीपल्स पार्टी को जो हुकूमतें मिली वो विथ बैगेज मिली। आप याद होगा, फॉरेन मिनिस्टर भी दिया गया था और शायद फाइनेंस मिनिस्टर भी दिए गए थे। तो इस तरह हो सकता है। मैं अब ये सोच सोच के जब थक गया हूं तो मेरे दिमाग में ये बातें आने लगी हैं कि शायद ये बैगेज की सूरत में रहमान मलिक आए हों। बैगेज की सूरत में? जी, बैगेज जो पिछली हुकूमत का बैगेज था, इंटरनेशनल बैगेज, डोमेस्टिक बैगेज। अब इतना पढ़ा लिखा मैं नहीं हूं, अगर हो मैं इस चैनल पे आपके साथ बैठा हुआ होता, शाहीन सहबाई की जगह। अच्छा, तो ये जो अब आपने बहुत से जो शवाहिद पेश कर दिए हैं, बहुत सी एविडेंस है, तो अगर आपको फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाती तो क्या अब ये ऑब्लिगेशन नहीं है, क्या ये अब फर्ज नहीं है सिंध हुकूमत का, सिंध पुलिस का, SIU का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ISI का, क्या ये सब की अब ये जिम्मेदारी नहीं है कि ये बातें अब आपने पब्लिक कर दी हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं? अगर मैं पब्लिक नहीं भी करता तो भी ये डॉक्यूमेंट्स पेश होते। अगर जज साहिबान वो डॉक्यूमेंट्स कॉल करते तो वो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल पेश करती, और ये SIU और ये जो भी आपने इदारों के नाम लिए वो मतलब इस चीज के पाबंद हैं कि वो जो ओरिजिनल फाइल्स ले जाके कोर्ट में पेश करें। तो ये अपना मैंने ये इसलिए बातें की हैं कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो आज आपने दिखाई हैं उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो SIU की हैं, SP SIU राजा उमर खताब साहब के दस्तखत है नीचे। तो आप नहीं समझते कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स तश बाम करके तो बहुत से जो ऑफिसर्स हैं सिंध पुलिस के, उनकी जिंदगियों को खतरा डाल दिया है? देखिए, पहली बात यह है कि मैं इस इदारे में जो होम मिनिस्ट्री है उसमें मैं चपड़ासी नहीं था, मैं होम मिनिस्टर था जो कि हेड होता है अपने डिपार्टमेंट का। जी, सब चीजें मुझे पुटअप होती हैं और मेरे सामने आती हैं। हर चीज की एक कॉस्ट होती है। अगर ये मजलूम मासूम लोगों की जानें बचाने के लिए अगर ये कॉस्ट है कि आप जो पहले फरमा रहे थे कि ये जी आपका जो आपने ओथ लिया हुआ है एज मिनिस्टर, ये उसकी ये है और वो है, मुझे डराने की कोशिश की गई। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं फेस करूंगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा 4-6 साल सेंटेंस हुआ, वो मैं खुशी से हंसता हुआ जेल जाऊंगा और ये भुगताऊंगा। अगर मेरे जेल जाने से, और ये रिकॉर्ड ओपन मैंने किया है, ये रिकॉर्ड जो सब सामने आ गया है, इसकी वजह से अगर मुझे जेल जाना पड़ा मैं खुशी से जेल जाऊंगा, और लेकिन मासूमों की जान मैं जरूर छुड़ाऊंगा। जी इंसार साहब, देखिए ये मिर्जा साहब, ये जो सारी आज आपने जो डिस्क्लोजर्स किए और इसके बावजूद अगर जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं, जिस तरह मिलिट्री है, जिस तरह गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से फैक्ट फाइंडिंग का कोई कार्रवाई नहीं होती कि जी फैक्ट फाइंडिंग एक कमीशन किया जाए ताकि इन तमाम चीज़ों को कंक्लूजन की तरफ लेके जाया जाए। और दूसरा,
उसके साथ ही अगर वही वाली बात कि जी कोई दोबारा से एक कोलिशन गवर्नमेंट जिस तरह MQM को शामिल करने की बात की जा रही है, ये सारा कुछ पाकिस्तान पीस पार्टी फैसला करती है कि हम उनको दोबारा कोलिशन में शामिल करते हैं, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा इस सब के बावजूद कि इतने मेजर डिस्क्लोजर्स हुए और फिर MQM को दोबारा गवर्नमेंट में शामिल किया जा रहा है और जितने भी रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं वो फैक्ट फाइंडिंग की तरफ नहीं जा रहे, जो इतना हालांकि जिसमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश भी शामिल है, जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। देखें, आप मेरा रिएक्शन पूछ रहे हैं कि वो अगर आ गए तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। वो आए या अपनी नानी के घर जाएं, मेरा रिएक्शन वही है, आई एम इन स्ट्रगल एंड आई विल फाइट, और मैं मजलूम इंसानियत को इनके चंगल से निकालूंगा। जी मालिक साहब। नहीं, आई डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस। जी मैं डॉक्टर साहब, लगा कि मेरे पास अभी कुछ सवालात हैं, अगर आपके पास टाइम है तो मैं सवाल कर लूं आपसे। आपके लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है आज। अच्छा, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये इतला दुरुस्त है मेरी मुझे कहीं से पता चला है कि कराची में एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, ताल्लुक उसका लियारी से है, वो सिंधी स्पीकिंग है, उसका राब्ता था कुछ लोगों से और वो आपको कत्ल करने की साजिश में मुलव्वस है, क्या ये इतला दुरुस्त है? आपको इतलात बड़ी तेज और बड़ी ऑथेंटिक मिल रही हैं, मुझे अब आप पे भी शक होने लगा है। तो बात यह है, बिल्कुल ये सही है, एक गुलाम पटनी है, MQM का किलर, नॉन किलर है, उसने मेरे पीछे MQM की लैंग्वेज में, जिसे वो फील्डिंग कहते हैं, गवर्नर साहब ये वर्ड बड़ा फरावानी से और दीदा दिलेरी से इस्तेमाल करते हैं, मेरे पीछे फील्डिंग लगाई गई, कराची से सिजावल, ठट्टा, उसके पूरे रास्ते पे, मेरे गांव पे, बदीन के बाद टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, घूम के वहां से पूरा जो 2 राउट्स हैं मेरे गांव जाने के, दोनों पे उन्होंने फील्डिंग लगाई और लोग बिठाए और एक दूसरे को वो एक्सचेंज कर रहे थे इंफॉर्मेशन कि 3 वीगोस गई हैं, वो अभी उनके अपने अंदर गांव में हैं, अंदर खड़ी हैं, अभी निकली नहीं है, तो मतलब वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अल्लाह मेरी हिफाजत करता है और इंशाल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने सवाल किया उस शख्स के बारे में जो सिंधी बोलने वाला है, जो लियारी का रहने वाला है और आजकल गुलशन हदीद में रहता है, वो पकड़ा गया है, वो कौन है? वो खासकेली जात का है, अभी नाम मेरे जहन से निकल गया है, और वो बिल्कुल पकड़ा गया है, और एक और सिंधी भी इस गैंग में शामिल है, और हमेशा वो मीर जाफर और मीर सादिक जो है कौमों में पैदा होते हैं, वो हमारे मीर जाफर और मीर सादिक हैं। तो ये दोनों सिंधी जो हैं, इनका ताल्लुक किस सियासी ग्रुप से है? इन दोनों का बशीर कुरैशी ग्रुप से ताल्लुक है, और जब वो पकड़ा गया तो बड़े डेस्परेटली उन्होंने कॉल्स किए और उनको छुड़ाने की कोशिश की, मुझे भी अप्रोच किया डॉक्टर सरकी ने और बशीर कुरैशी ने। जी मालिक साहब। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात करते एकदम कहा कि गवर्नर साहब भी बड़ी फरावानी से ये लफ्ज फील्डिंग इस्तेमाल करते हैं। जी। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो गवर्नर है इशरतुल-आबाद, ये भी इस प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ऑर्डर करने के, लोगों को मरवाने के, फील्डिंग के ऑर्डर देने के? वो अगर गवर्नर नहीं होते तो पाकिस्तान टीम के कैप्टन होते, वो बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, तो इसलिए वो फील्डिंग ज्यादा वर्ड यूज करते हैं। और अगर आप ये डिटेल में जाना चाहते हैं तो पिकअप NRO केस का फाइल, और NRO केसेस में जो इनके 3,500 लोग जो बरी हुए हैं, उसमें शायद गवर्नर साहब का भी नाम है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं दोबारा उसी तरफ जाऊंगा। वो जो 2 बंदे पकड़े हैं, 2 सिंधी स्पीकिंग है, एक गुलाम पटनी है, तो ये अगर 2 बंदे गिरफ्तार हैं तो अब आपके कत्ल की साजिश है, कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं है, और अगर खुदा न ख्वास्ता आप पे कोई हमला होता है तो इससे आप नहीं समझते कि कराची के और सिंध के हालात मज़ीद ख़राब होंगे? तो इस सूरत हाल में तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, कशीदगी है, इसको कम किया जाए, तो आपने तो बढ़ा दिया है। हामिद मीर साहब, पहली बात कि गुलाम पटनी पकड़ा नहीं गया, नहीं, वो जो 2 सिंधी हैं वो MQM के हजरात के प्रोटेक्शन में है। अच्छा। और वो लियारी में नहीं है, वो भीमपुरे का है जी। और वो अब वो इलाका छोड़ गया है और वो ऑपरेट करता है इस इलाके में, रहता वो कहीं और है। नंबर 1। और आपने फरमाया कि मेरी जान को खतरा है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ
कि मैं कहीं भी अकेला नहीं जाता और मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अगर मुझे कोई मारेगा तो 5 डेड बॉडीज मेरे साथ उनकी भी जाएंगी। अच्छा, तो आप, इसका मतलब है आपको कोई खौफ नहीं है। तो कराची में अगर मैं सिर्फ खुदा से डरता हूँ। मौत को मैं अपनी महबूबा समझता हूँ। मैं अपनी महबूबा की तलाश में फिरता रहता हूँ। जो भी मुझे मार के अपनी महबूबा से मिलाएगा, मैं उसका शुक्रगुजार रहूंगा। अपना मालिक साहब, डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़े खूबसूरत फिक्रे बोल रहे हैं कि मेरी महबूबा है, मैं महबूबा की तलाश में फिर रहा हूँ। ये एक सियासतदान की जुबान से इस तरह के फिक्रे आपको कैसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान में किस तरह की सियासत होने वाली है? देखिए, मैं तो बिलीव करता हूँ कि मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कि डॉक्टर साहब ने क्यों किया सब कुछ। जो पहले बात हो रही थी कि क्या ये काउंटर फेस है या उसके लिए है नेशनलिस्टों के लिए, मैं तो इस में बात कर रहा हूँ कि जो बातें इन्होंने कर दी हैं, इनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें पहले पता थी आम, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह थी कि कौन कर रहा है। जिस ओहदे पे ये रहे हैं, जो इनकी कुर्बत है सदर साहब साथ, जिन चीज़ें इन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं, अब वक्त आ गया है कि इस इशू को हम चाहे लाइटली लेके ख़त्म कर दें या जो इसकी सीरियसनेस है। देखें, इनकी जान को भी ख़तरा है, इनके ख़ानदान को भी ख़तरा है। अपनी जान से ज़्यादा कोई भी बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। कोई सियासत, कोई शुगर मिले आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा महंगी नहीं होती। अब जो बातें निकल आई हैं, जो द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग नाउ, अब देखना ये है कि इन्होंने जो बातें की बड़ी इंटरेस्टिंग की। इन्होंने कहा मैंने फ़ौजियों को भी बताया, मैंने सदर को भी बताया, मैंने जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको बताया। अब वक्त आ गया है, जिसे मैं पहले भी कहा था कि देखें, अब ये लोगों से, शख्सियात से आगे की बात है। अब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बात बड़ी हो गई है, अब ये आसिफ अली ज़रदारी से बात बड़ी हो गई, अब बात आ गई है मुल्क की। इस मुल्क के साथ जो लोग मर रहे हैं, और ये नज़र आ गया है कि जो लोग इस वक्त कराची की गेम में इन्वॉल्व हैं, उनके होते हुए ना अमन होगा, ना उनके होते हुए एक देरपा किस्म का सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे अब फौज की दोबारा बात होगी। देखिए, आपको न्यूट्रल एक्शन चाहिए यहाँ पे, जिसको प्रॉपर बैलेंस किया जाए, वरना पहले भी लोग जिंदा रहे हैं, मर गए हैं। अब एमक्यूएम वापस हुकूमत में आएगी या नहीं आएगी? देखिए, जो इस वक्त हालात हैं, तो मैं अगर एमक्यूएम हूँगा तो मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी वापस आने की। बिकॉज अगर जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अगर इसका 10% भी सच है, तो फिर मेरा तो पावर से बाहर रहना मौत है। इसलिए अगर मैं एमक्यूएम हूँ, मैं हर कीमत पे आना चाहूंगा। बात देखने की ये है कि क्या गवर्नमेंट, जो पीपल्स पार्टी ये हुकूमत है, वो किस मुंह से एमक्यूएम के अंदर आएगी। जी अंसार भाई साहब, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मालिक ने कहा ना कि न्यूट्रलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, और मैं तो ये समझता हूँ कि चूँकि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब सब कुछ करवा रहे हैं, तो ये भी जो यहाँ पे भी जो हमारी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन फेडरल गवर्नमेंट में भी है, ये भी अगर इस तरह इन्हीं का कंट्रोल हुआ तो मैं आपको बताऊं कि कराची में अमन नहीं हो सकता। वहाँ पे जिस तरह गवर्नर राज की बातें हुई कि जी कोई ऐसा गवर्नर बना दिया जाए जिसके ऊपर तमाम लोगों का एतमाद हो। फिर वहाँ पे पुलिसिंग, एक तो रीशफल करना पड़ेगा, जिस तरह इन्होंने भी शायद कहा कि वहाँ पे क्रिमिनल्स की अपॉइंटमेंट की गई, पुलिस में भर्ती किए गए, और ये बहुत अरसे से किया जाता रहा है। सो रीशफल, दूसरे इलाकों से पुलिस को लाना, ताकि एक सही न्यूट्रल और मेरिट बेस्ड पुलिसिंग हो वहाँ पे। और मैं आपको बताऊं कि जब तक ये काम नहीं होगा, कराची में अमन नहीं हो सकता। और अभी तक जो इन्होंने, जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने कहा ना, अभी तक जो भी ये हो रहा है ना, ये सिर्फ ड्रामाबाजी है। कोई सिंसियर जो ऑपरेशन है वहाँ जो भी, हाँ, अभी तक जो सिंसियर और जो होता है ना कि आप एक आपकी स्ट्रेटजी हो, वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो रही। एक चीज पे मिर्जा साहब के मैं कमेंट चाहूंगा। देखें, वहां पे जो हो रहा है उसकी एथनिक अंडरटोन्स बहुत। पहले बाबा रवान साहब जाते हैं, जितना कंट्रोवर्शियल एक इशू बना देते हैं, हाँ जी तय हो गया है, लोकल बॉडीज ये होगी, आप कमिश्नरेट सिस्टम आएगा, वो भी पंजाब से। इंटीरियर मिनिस्टर हम भेजते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, वो भी पंजाब से। पहले इतने इशू बने हुए हैं। पहले तो मुझे ये चीज़ बड़ी अनकंफर्टेबल करती है कि हर चीज़ में एक पंजाबी वजीर को आप क्यों भेज के एक ऐसे इशू को में रिजॉल्व कर रहे हैं जिसकी एथनिक टोन्स हैं, सिंधी, पख्तून और दूसरे। खुदा एक तो ये एक नया इशू ना बनाए, और दूसरा मिर्ज़ा साहब से आई वुड लाइक टू आस्किंग कि क्या ये इसमें ख़तरे का एलिमेंट है इस तमाम चीज़ों में, कि ये जो दो कंट्रोवर्शियल लोग इन्वॉल्व हुए थे, ये दोनों ही इंसिडेंटली पंजाबी थे, क्या इसका भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं इसके बैकग्राउंड पस मंजर में हुई
जिसमें सिंध के वुज़रा मीटिंग में बुलाए गए, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, प्रेसिडेंट साहब भी थे। प्रेसिडेंट साहब ने मिनिस्टर से सलाह मशवरा करना चाहा कि ये इस तरह की सिचुएशन है, डिमांड्स पे डिमांड्स आ रही हैं, तो इसमें किस तरह इसको हैंडल किया जाए, कौन बात करेगा। प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि सुकून और आराम से चीजें तय हों, लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े में नुकसान सबका है। इस वजह से उन्होंने राय ली, तो वहां पे मैंने उंगली खड़ी की। जब मेरी टर्न आई, मेरे से पूछा कि हाँ बोलो। मैंने कहा सर, इस टेबल पे जो हम लोग बैठे हैं प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, 12-15 लोगों में से हम कम से कम 5 से 6 ख्वाहिशमंद हैं सीएम सिंध बनने के। इसलिए हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट होगा, हमारे अपने एंगल्स होंगे। जो भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहेगा वो एमक्यूएम की रजामंदी के बगैर नहीं बन सकता। तो इसलिए हम में से आप चूज न करें, आप कोई भेजें इस्लामाबाद से बंदा जो बात करे। ये सजेस्ट मैंने किया था। तो कहा कि ठीक है, फिर नाम दो। मैंने कहा ऐसा बंदा होना चाहिए जिस स्टेक्स बड़े हाई हों सिंध में, और मैंने नाम लिया खुर्शीद शाह साहब का। मैंने कहा खुर्शीद शाह साहब को आप ये जिम्मेदारी दें, उनके स्टेक्स हैं, इसलिए वो सोच समझ के और एक एक्सेप्टेबल चीज जो हम एमपीएस को, सिंध असेंबली वालों को और सिंध इन जर्नल सिंधियों को एक्सेप्टेबल होगी, तो वो फैसला ये उनसे करवाने में कामयाब हो जाएंगे। कोई मिडिल ग्राउंड एक निकल आएगा। फैसला हो गया, खुर्शीद शाह साहब को फोन कर दिया गया, उनको जिम्मेदारी दे दी गई। खुर्शीद शाह साहब ने नेक्स्ट से 2 मीटिंग्स भी बीच में वक्फे से की गवर्नर साहब से। उसके बाद किस तरह कहां से बीच में ये अवान साहब आए, डॉक्टर बाबर अवान, और उन्होंने आके रात में कायम अली शाह साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सीएम हैं सिंध के, और साथ साथ वो सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको सोफा पे साइड पे बिठा के खुद बैठ गए और गवर्नर से आपकी कैमराज ने दिखाया कि बातचीत उनके दरमियान हो रही थी, और चीफ मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल इररिलेवेंट हुए हुए वहां बैठे बैठे। पता चला जी फैसला हो गया है, कराची और हैदराबाद को कमिश्नरेट सिस्टम खत्म, बाकी सिंध के अजला में कमिश्नर सिस्टम रहेगा। जिससे ये इंप्रेशन हुआ कि पीपल्स पार्टी ने जो लॉन्ग मतलब है बहुत पुरानी जो विश थी एमक्यूएम की, वो विश कम ट्रू कर दी और डिवाइड कर दिया। कराची और हैदराबाद उन्हें दे दिया और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिंध पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखा। इसमें क्लियर डिवीजन हो गई कि उर्दू स्पीकिंग को एक अलग चीज दे दी गई और सिंधियों के लिए अलग चीज रख दी गई। तो ये जो पॉलिटिकल एंगल था इसमें, ये जो डिवीजन जो लाइन ड्रॉ हुई, ये किसी सियासतदान को फैसला करना चाहिए। बाबर अवान साहब बहुत अच्छे पाए के आला लॉयर तो हो सकते हैं, वो सियासतदान मैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सियासतदान नहीं है। आजकल तो वो माशाअल्लाह दर्स भी देते हैं चैनल पे इस्लाम का, तो ठीक है, इस्लामी स्कॉलर बहुत अच्छे हैं, लॉयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सियासतदान नहीं है। कम से कम उनको सिंध का सेंटिमेंट पता नहीं है, ना उनका एक भी ईंट का यहाँ पे कोई स्टेक है, ना उनका कोई ऑफिस है, ना उनका घर सिंध में है, ना कोई दुकान है, कोई भी चीज उनकी सिंध में नहीं है। इसलिए उनका स्टेक 0/0 है। डॉक्टर साहब बुरा ना, मैं एक सवाल करूं आपसे। जी ठीक है, आपने दुरुस्त फरमाया कि बाबर अवान साहब का सिंध में कोई स्टेक नहीं, उनका कोई घर नहीं है, लेकिन रहमान मलिक साहब जो हैं उनका भी सिंध में कोई घर नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, लेकिन उन्हें तो आपकी पार्टी ने सिंध से सेनेटर बनाया हुआ है। तो कसूर किसका हुआ? नहीं, ऐसे सेनेटर और भी हमारे पास बने हैं, वो हमारी पार्टी फराख दिल है और किसी के बेहतर चीजें यूटिलाइज करने के लिए ऐसी पोजीशंस देनी पड़ती हैं।
डॉक्टर साहब ये एक सवाल इस पर अभी आपने बाबर अवान साहब को किसने मैंडेट दे के भेजा कि आप जो फैसला कर लें? ये भी तो जिस तरह रहमान मलिक साहब के पीछे कौन है, फिर किसने बाबर अवान साहब को भेजा, तो ये भी तो देखें। बाबर अवान साहब को किसने भेजा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी ने भेजा होगा और इन अथॉरिटी जो होगा उन्होंने भेजा होगा। लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जो उन्होंने फैसला गवर्नर के साथ बैठ के किया वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट में ये फैसला किया। उसका मैंडेट न प्रेसिडेंट ने दिया था न प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। उनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या था डॉक्टर साहब? उनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या था? उनका इंटरेस्ट ये था कि नौकरी इंटीरियर मिनिस्ट्री की बहुत अट्रैक्टिव है, वो सबको चाहिए, वो मुझे भी चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि रहमान मलिक को निकाल दिया जाए और जुल्फिकार मिर्जा इंटीरियर मिनिस्टर हो जाए जी। मेरी भी ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश बहुतों की है और ये ख्वाहिश बाबर साहब की भी है जी। डॉक्टर साहब जी आज बड़े खतरनाक सच बोलने के मूड में है, तो मैं कहा एक छोटा सा सच आपसे और भी जान लें। अब आप तो आपने यही बता दिया इंटीरियर मिनिस्टर कौन होना चाहता है, मरवा देना मेरे को सच बोलवा के। एक आज तो आपका सच सुनना भी जान के लिए खतरनाक है, बोलना तो अलग बात। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे ये भी हमें कहा गया, बताया गया रिलायबल सोर्सेज ने कि अब भी जो अरेंजमेंट हुई है उसमें यह है कि कराची और हैदराबाद इसकी जो इफेक्टिव रनिंग है और मैनेजमेंट है ये गवर्नर साहब करेंगे, और ये हिदायत दे दी गई हैं उन तमाम अफसरान को कि आपने जो भी अहकाम लेने हैं, ठीक है चीफ मिनिस्टर नाम के हैं, सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली हिदायत, ऑर्डर्स और कंप्लायंस वो गवर्नर हाउस करेगा। क्या ये सच है कि कराची और हैदराबाद इस वक्त इफेक्टिवली गवर्नर हाउस चला रहा है? सिर्फ कराची और हैदराबाद नहीं, काफी जगहें, काफी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो गवर्नर के हवाले हैं और वो गवर्नर चला रहे हैं। तो किसने हवाले किया गवर्नर के? इसमें एक और मिर्जा साहब, किसी ने जिन्होंने गवर्नर बनाया उन्होंने किए होंगे। अच्छा मिर्जा साहब, आपने पहले बात की कि जब बाबर अवान साहब गए तो साइड पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठ गए, और तो क्या आप ये नहीं समझते कि जो इवन सिंध की गवर्नमेंट है उसको भी इफेक्टिवली फेडरल गवर्नमेंट यहाँ से रन कर रही है, और जिस तरीके से उस गवर्नमेंट को खुद जो अफेयर्स हैं सिंध गवर्नमेंट के वो रन करने चाहिए वो नहीं रन किए जा रहे? बेचारी मासूम सिंध, बेचारी मजलूम सिंध, उसके साथ कब ऐसा नहीं हुआ है कि उसको फेडरल गवर्नमेंट रन नहीं करती। हमें तो चीफ मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ये चीफ मिनिस्टर दिया है। हमको तो माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर्स भी मिलते रहे हैं, जाहिल अनकूत मिनिस्टर्स मिलते रहे हैं, अनपढ़ चीफ मिनिस्टर्स मिलते रहे। सिंध के फैसले वो लोग करते थे जो अपने घरों के फैसले भी नहीं कर सकते थे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया और हमारे बहुत से सवालात के जवाब दिए, और इस दरमियान में आप शाहीन सबाई साहब से थोड़ी सी आपने तलखी भी की। कोई बात नहीं, ये आपके मिजाज का हिस्सा है। हमें आइंदा भी आपसे हम बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे साथ तलखी करते रहा करेंगे। अब आपकी तलखियाँ जो है वो बर्दाश्त करना जो है वो ज़रूरी हो गया है, लेकिन आप भी हमारे तल्ख सवालात सुन लिया करें। बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं हस्ब आदत शाहीन साहब इससे माजरत कर लेता हूँ। शाहीन साहब, आपने माजरत कबूल कर ली? मेहरबानी, माजरत कबूल कर ली, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंसार अब्बासी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमने आज गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू में बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और ये जो जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए, ये इल्ज़ाम लगाने वालों की अपनी ज़ाती राय है। हमारा इस इल्ज़ाम से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। हमने सिर्फ ये जो इल्ज़ामात सुने उन पे हमने सवालात उठाए, और वो सवालात हमने उस शख्स से किए जो कि ये इल्ज़ाम लगा रहा था। आपने उसका जवाब सुना। अब आप बेहतरीन जज हैं, आपने डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ भी सुना है और हमारे सवालात भी सुने। उसमें सवालात के दौरान में वो हमारे कुछ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे उनकी कुछ तलखी भी हो गई, आखिर में उन्होंने उसकी माजरत भी कर ली, उस पर उनका शुक्रिया। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा रात 8:05 पे कैपिटल टॉक में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और कल हम आपको अपने कैपिटल टॉक में कराची के कुछ ऐसे नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टियों से है, जिन्हें पिछले एक महीने के दौरान रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन वो खुशकिस्मत थे और वो अगवाकारों के चुंगल से बच के बाहर आ गए।
उनकी ज़िंदगी बच गई, वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, किसने अगवा किया, ये हम आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाएंगे कल रात 8:05 तक। मुझे हामिद मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।